Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum. Hello everyone. I am Uruj from Commerce College and we are live again today. This time I have a psychologist with me and I'm sure you all have read the title of today's conversation. It's going to be about adolescent mental health. So I have with me Shiraz Ilyas Sheikh Saab, who is associated with the University of St. Jamshoro, a psychologist, and he has been teaching at the university for past 16 years. Assalamu alaikum, sir. Thank you very much for joining us on this session. My pleasure. Sir, let me tell you one thing. Let me inform my audience about an important thing, that Dr. Farah Iqbal was supposed to join us, but because of some technical problem at her end, she might join us a little late. Shiraz Saab, I'm going to start conversation with you. Sir, when I was preparing myself for this particular session yesterday, मैं थोड़ा सा website पे मैंने देखना शुरू किया, Google करना शुरू किया कि आखिर what are the problems that we should be talking about, and I came across a few interesting facts on WHO's website, World Health Organization website, और वहाँ पे लिखा हुआ था कि टीनेज को जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये मोस्ट ऑफ द टाइम 14 साल की उम्र से शुरू होते हैं. So what would you say about that? क्या वाकई कैसे अर्ली नहीं हो सकते? मैडम, सबसे पहले तो मैं मेंटल हेल्थ के बारे में बताऊंगा, फिर मैं एडोलेसेंस तक आ जाता हूँ. पहले मैं ये तो पता मेंटल हेल्थ क्या चीज़ है, क्योंकि नॉर्मली फिजिकल हेल्थ के बारे में तो बहुत ज़्यादा बात करते हैं. तो आजकल कहते हैं देयर इज नो फिजिकल हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ, और मैं उसको रेसिप्रोकल इस तरह कहता हूँ, देयर इज नो मेंटल हेल्थ विदाउट फिजिकल हेल्थ. बचपन जो टीचर होता था, मुझे अभी तक उसके जो वर्ड्स है वो इम्प्रिंटेड है अपने जहन में. वो कहता था कि भाई साउंड माइंड लिव्स इन साउंड बॉडी. भाई आपकी सेहतमंद होगी तो आपका दिमाग भी सेहतमंद होगा. और आजकल वो न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियंस, वो मुख्तलिफ किस्म के प्रोफेशन आ गए थे, और हमारी एक अप्रोच हॉलिस्टिक अप्रोच बन गई है. हम किसी भी को या बायोलॉजिस्ट को या डॉक्टर को या उसको या सोशल वर्कर को या टीचर्स को, पेरेंट्स को सोली उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं करार दे सकते कि वो बच्चे की टेक केयर करेंगे और हमें सेहतमंद बच्चा प्रोवाइड कर देंगे जो सोसाइटी में अच्छा सर्व करेगा. अच्छा, अब बात वही आ गई कि भाई पहले मेंटल हेल्थ को डिफाइन किया जाए. जिस तरह आपने WHO की डेफिनेशन के बारे में कहा, डेफिनेशन थोड़ी सी पुरानी डेफिनेशन है. वो कहता है कि भाई मैक्सिमम फंक्शनिंग ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल इज टर्म्ड एज मेंटल हेल्थ. है ना? आपकी माइंड, बॉडी की फंक्शनिंग और आपकी सोल की फंक्शनिंग, जिसमें आपका बिलीफ सिस्टम आ जाता है, इन तीनों की मैक्सिमम फंक्शनिंग को आप मिलाकर कहते हो भाई ये आपकी मेंटल हेल्थ है. अब ये इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है एडोलेसेंस में. शैल आई कीप कंटिन्यू, आप डॉक्टर फराह को लेंगे उनके कनेक्टिविटी नहीं, यू प्लीज कंटिन्यू, यू प्लीज. थैंक यू सो मच. अच्छा, तो मैं कह रहा था कि अब ये स्पेशली एडोलेसेंस की तरफ क्यों आते हैं, क्योंकि अगर कि हम लाइफ में ग्रोथ के जो फेजेस की बात करते हैं, जिस शेक्सपियर ने में वो 9th क्लास में हमने लेसन पढ़ा था, भाई जिंदगी के 7 स्टेजेस हैं. बच्चा पैदा होता है, इन्फेंसी, फिर टॉडलर, और इस तरह करके फिर नौजवान, फिर बालक, इस तरह के 7 स्टेजेस के बारे में बात की थी. अब अगर ये किसी भी थियरिस्ट को हम लेते हैं ना, तो वो लाइफ को 7 स्टेजेस ही बता रहा है. ये 8वां स्टेज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अलग से स्टेज जिसमें एडोलेसेंस आ गया. एडोलेसेंस एक स्टेज नहीं है, लेकिन अब न्यूली इंट्रोड्यूस स्टेज है, लेकिन उसके बावजूद न्यूली इंट्रोड्यूस है. मुख्तलिफ थियरीज इसको स्टेज मानते नहीं, फेज मानते नहीं, लेकिन कहते हैं हाँ ये ट्रांजिशनल फेज है. और लाइफ में जितने भी 8 स्टेज में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना, वो स्टेज यही है, एडोलेसेंस, पर्टी वाली स्टेज. अच्छा, सर क्या हम ये नहीं कह सकते जैसे शेक्सपियर ने कहा कि जो तीसरे स्टेज पे जब आदमी होता है, शेक्सपियर हैज पोर्ट्रेड हिम, डिपिक्टेड हिम एज लवर, तो क्या ये एडोलेसेंस का फेज नहीं होता? वो यूथ के बारे में या हमारे पास मिडिल चाइल्डहुड के बारे में कहता है. एडोलेसेंस की स्टेज तो न्यूली इंट्रोड्यूस हुई हमारा ये 30 इयर्स अगो, 35 इयर्स अगो. इससे पहले हिस्ट्री में सिम्टम्स हमें कह सकते हैं कि भाई तकरीबन यही बात कही थी, लेकिन साइंटिफिकली उसको अलग से स्टेज या ट्रांस, अभी भी मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर बड़ी गर्मा गर्म डिबेट चल रही है कि आया इसको अलग से स्टेज डिक्लेयर किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि ये चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में एक गेट पास वाला, गेट गो थ्रू वाला काम करता है ना. अभी अपना है ना अडल्टहुड है,
हाँ, अलबत्ता आपको बचपन से लेकर आपको ये अडल्टहुड रोल में अडेप्ट करने में ये हेल्प आउट करता है। मैं कह रहा हूँ कि तभी इसको कहा गया, मुख्तलिफ साइंटिस्ट इसको कहते हैं भाई स्टेज ऑफ फास्ट एंड फ्यूरियस। इतनी रैपिड स्टेज है और इसमें फ्यूरियस होती है, बड़ी मेंटल स्टॉर्म होता है। अच्छा, यही वो स्टेज है जो ये डिटरमिन करता है आपके अडल्टहुड रोल को, ये डिटरमिन करता है। मैं आपको इस तरह करके बताऊं कि यहाँ अगर ये सक्सेसफुल स्टेज रही तो ये चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है, मैं श्योर नहीं कर सकता क्योंकि कोई भी चीज डॉक्टर अगर जो कोई पेशेंट डेथ बेड पर भी होता है ना, तभी भी वो डिक्लेयर नहीं करता कि 100% चांसेस हैं, हमेशा प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं हम, स्टैटिस्टिकली प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। अगर ये स्टेज सक्सेसफुल गया, अगर इसके एक्सपीरियंस अगर वो पॉजिटिव रहे, तो ये प्रोबेबिलिटी ये है, चांसेस ये है कि वो आगे अडल्टहुड रोल में जो सोशल बीइंग है वो एक सक्सेसफुल बंदा रहेगा। इसीलिए आजकल साइंटिस्ट या एजुकेशनिस्ट या स्कूल वाले इस स्टेज के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं। अब इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। अब सबसे ज्यादा एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे ब्रेन के जो फंक्शंस है ना, उसमें एक पार्ट है अमिगडाला, जो मिड ब्रेन का एक पार्ट है अमिगडाला। अमिगडाला नॉर्मली कंट्रोल करता है हमारे इमोशन को। साइंटिस्ट ये कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं कि इस प्यूबर्टी वाली स्टेज, एडोलेसेंस वाली स्टेज जिसको आप कह रहे हैं, इसमें जो हमारे थिंकिंग है, और थिंकिंग में खास तौर पर हमारे अग्रेसिव बिहेवियर को और हमारे फियर को ये अमिगडाला कंट्रोल करता है, जो कि लेटर ऑन अडल्टहुड में ये फिर ट्रांजिशन होके ये ट्रांसफर हो जाता है हमारे फोर ब्रेन की तरफ। और फोर ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर रैशनल थॉट। इसीलिए इससे पहले ना बच्चे को आप वोट डालने का हक देते हो, ना बच्चे को शादी करने का हक देते हो, ना बच्चे को ये डिसाइड करने का हक होता है कि आया वो करियर में कौन सी फील्ड ऑप्ट करेगा। इसीलिए आप अक्सर तौर पर ये अपने फॉर्म में लिखते हो भाई ये इंडोर्समेंट की गार्डियन करेगा। वो गार्डियन उसके साथ उसको जब सेकंड करेगा तो फिर वो बच्चा डिसाइड कर सकता है। इससे पहले बच्चे को कुछ डिसाइड करने का भी हक नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो इरेशनल थॉट होता है, वो उसके इमोशनल बिहेवियर होता है। अच्छा सर, यहाँ पे, yes sir, यहाँ पे I'm sorry I'm interrupting, but sir, the thing is, you mean to say that adolescence is the transfer or transition from childhood to adulthood. तो इसका मतलब ये है कि if someone's childhood wasn't really okay, like अगर कोई बच्चा disturbance का शिकार रहा है या कोई प्रॉब्लम रहा है, definitely it's going to be a kind of baggage that he will carry to his adulthood. तो अडोलेसेंस में हमें, जैसे हम यही एज ग्रुप पढ़ाते हैं, हमें कैसे पता चलेगा एज टू व्हाट द प्रॉब्लम्स आर और व्हिच पर्टिकुलर स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम सच इश्यूज? कोई सिम्टम्स हैं इसके? नॉर्मली मैडम हम क्या करते हैं, एक जनरलाइज्ड बिहेवियर होता है, हमें पता होता है कि एज के क्या डिमांड्स क्या हैं। अब अगर हर बच्चा इंडिविजुअलिस्टिक है, लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, जर्नलिस्टिक अप्रोच की तरफ जाते हैं ना, कॉमन टू इंडिविजुअल्स की तरफ जाते हैं, कॉमन पर स्पेसिफिक जाते हैं। जैसे हमें सब माओ के बच्चे के डिफरेंट होते हैं, लेकिन जनरल डिमांड्स होती हैं और हम डिमांड्स की तरफ जाते हैं कि जनरल इस एज में बायोलॉजिकल या सोशल ये इश्यूज होते हैं और हम उन इश्यूज को डील करते हैं ना, और उसमें कॉमन इश्यूज जो होते हैं ना उनको हम डील करते हैं। अब अगर स्पेसिफिकली बात करते हैं, मैं यहाँ पर ऐसा एग्जाम्पल दूंगा कि आप अगर के ऊपर छत के ऊपर से आप बैठे हुए, चौथे फ्लोर से बैठे हों या तीसरे फ्लोर पर खड़े हों, तो नीचे अगर आप लॉन देखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा ग्रीन और लश ग्रीन और यूनिफॉर्मली आपको डिस्ट्रीब्यूटेड नजर आएगा। लेकिन जब आप नीचे आते हैं तो वही लॉन और उसके करीब देखते हैं, क्लोजअप लुक के साथ देखते हैं, तो आपको उस लॉन में स्कैटर्ड प्लेसेस नजर आते हैं। एक बहुत से लश ग्रीन होते हैं, एक ब्राउन कलर के होते हैं, एक येलो कलर के होते हैं, मडी स्पॉट्स होते हैं। तो बच्चों के साथ इसी तरह होता है। अगर आप उनको ऊपर से देखेंगे फ्रॉम एरियल व्यू, फ्रॉम द बर्ड्स आई व्यू से देखेंगे, तो ये सारे बच्चे आपको एडोलेसेंस में हम सारे इंसानों के यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर क्लोजअप के साथ इंडिविजुअलिस्टिक उनको डायग्नोसिस करेंगे तो फिर हर बच्चे के अपने कोई इश्यूज होते हैं। बीइंग अ पेरेंट, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, हम पहले बात करते हैं, जर्नलिस्ट बात करते हैं कि सारे बच्चों के साथ ये कॉमन इश्यूज होते हैं। जिस तरह पहले मैंने कहा था कि वो जो अमिगडाला कंट्रोल करता है उनके थॉट को, खासतौर पर फियर बिहेवियर या फिर उनके अग्रेशन बिहेवियर या इमोशनल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, अमिगडाला कंट्रोल करता है। तो ये कुछ कॉमन इश्यूज होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। अब यहाँ पर 4 किस्म के चैलेंजेस जो कि मैं समझता हूँ कि बच्चों के पास होते हैं इस स्टेज में।
इस स्टेज में नॉर्मली 4 इश्यूज होते हैं और हमें उनके ऊपर बात करनी चाहिए कि वो 4 इश्यूज कौन से। सबसे पहला जो कॉमन इशू होता है कि बच्चे को जो फिजियोलॉजिकली वो ग्रो कर रहा होता है और उसने अडल्ट लाइक बॉडी को डेवलप करना है। बच्चा पहला जो चैलेंज होता है वो अडल्ट लाइक बॉडी को उसने एस्टैब्लिश करना होता है। अब अगर जो उस बॉडी के ग्रोथ में उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई इशू हो रही है, या अगर के बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि बच्चा डिलेड हो सकता है उसमें बच्चा फास्ट भी हो सकता है ना, तभी भी प्रॉब्लम, मानो उसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स इस तरह है कि अगर जे आपके क्लास में एक बच्चा है जो कि थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता होगा, तो आप ज्यादातर कंपटीशन में उसी बच्चे को कहेंगे भाई ये स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेगा, ये फला बच्चा जो होगा वो स्पीच में जाएगा, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड चैलेंजेस क्या होते हैं कि वो बच्चा फिर अनफिट रहता है। अक्सर तो वो बुलिंग, मतलब इस तरह के बिहेवियर, इस तरह के हमारे पास कॉमन इश्यूज आ जाते हैं। अच्छा, पहले अडल्ट लाइक बॉडी को फॉर्मुलेट करना। अगर ये इम्प्रॉपर डाइट की वजह से या किसी भी वजह से, हेरिडिटरी की वजह से या एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से वो अगर ये प्रॉपर बॉडी अचीव नहीं कर सकता, तो फिर सेल्फ एस्टीम, फिर मुख्तलिफ इश्यूज हो जाते हैं। अब हमने उसको सॉल्व करना है। दूसरा सबसे पहला इम्पोर्टेंट इशू जो कि हमारे पास होता है, वो हमने क्या करना होता है कि भाई रोल्स के बारे में अडेप्ट करना होता है। जब मैं सोशल रोल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको कहा था कि सबसे बड़ा हमारे पास जो चैलेंज होता है वो ये होता है कि अपने ये जो स्टेज है उसमें बच्चे को हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि अडल्ट रोल जो होते हैं वो प्ले करने के लिए, ठीक है, अडल्ट रोल के लिए कि बच्चे को मकसद तौर पे अब आप बड़े हो चुके हैं, अब आपने इस तरह करना है। वो अक्सर तौर आपने देखा होगा कि फिर क्या कर रहा होता है, अपने फादर की या अपने मदर की कॉपी कर रहा होता है, like giving them responsibilities. एग्जैक्टली। और तीसरा ये है कि अब ये है कि फिजिकली भी वो तैयार हो गया और उसके बाद हमारे पास सोशली भी तैयार हो गया, लेकिन अब उसको मेंटली भी तो तैयार करना है ना। वी हैव टू कॉग्निटिवली, जिसे हम कहते हैं कॉग्निशंस, वो भी हमने उसको प्रिपेयर करना है। अब यहाँ से पहले, इससे पहले मिडिल चाइल्डहुड तक, अगर हम कहें बच्चा, और उसके बाद इन्फेंसी, टॉडलरहुड, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, स्कूलिंग जो उसकी स्टेज है वो है कंक्रीट थिंकिंग वाली स्टेज। अब यहाँ पर उसकी जो स्टेज है वो है हाइपोथेटिकली स्टेज वाली है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग वाली है। इसमें हम बच्चे को ज्यादातर, अगर आपने देखा हो क्लास में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम डील करते हैं कि भाई सपोज करके स्टार्ट होते हैं, भाई सपोज ए इज इक्वल 1, ये हाइपोथेसिस फार्मूला। तो बहुत सारे बच्चे कह देते हैं नहीं मैं नहीं सपोज करता, वो टीचर के सामने ना। लेकिन अगर आपने देखा होगा जब दोस्तों के साथ बैठते हैं कहते हैं यार ये क्या हुआ, हम नहीं सपोज करते, तो वो इंडिकेट करता है अब बच्चा कॉग्निटिवली या मेंटली अब उसने क्या किया है कि उसने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाली स्टेज में नहीं पहुंचा, ठीक है ना। अब ये तीन, अच्छा, पहली स्टेज मैंने कहा कि अडल्ट बॉडी वाले कि उसको क्या करना है, फॉर्मुलेट करनी है। दूसरा ये है कि सोशल रोल्स ऑप्ट करने। तीसरा मैंने आपको कहा कि भाई कॉग्निटिवली, मेंटली भी प्रिपेयर करना है। अच्छा, मैं ये बात कहता हूँ घर में कि खास तौर पर जो आप सोशल मीडिया वाले ना, ये अक्सर आवाज की अपनी ड्रिल करते हो, रिहर्सल करते हो। ऐसा थोड़ी है कि अचानक आकर आप बैठ के और आपने बड़ी अच्छी इंप्रेसिव आवाज है आपकी, माशाल्लाह, कुछ तो गॉड गिफ्टेड, नेचुरल भी होती है वैसे, अक्सर तो नेचुरल होती है हमारे कॉन्टेक्स्ट। मेरा अर्थ है कि अक्सर तौर पर इसकी ड्रिल करनी पड़ती है। वो बच्चे, हम आवाज अपना, आजकल डिवाइसेस आ गए हैं कंप्यूटर, मोबाइल पे, वो अपनी आवाज इको होकर सुनते हैं और फिर उसमें अपने आवाज को और ज्यादा सोबर, और ज्यादा अच्छा, और ज्यादा ऑडिबल वो करते हैं। इसी तरह ये जो स्टेजेस जो 3 मैंने आपको बताई, अभी चौथी मैंने बताई नहीं है, तीनों स्टेज में आपने बच्चे के साथ ये ड्रिल करनी होगी। ड्रिल करने का मकसद ये, अगर बच्चे की अगर फेशियल हेयर्स अगर आ रहे हो, या उसको किस किस्म की डाइट की जरूरत है, डेफिशिएंसी या फिर किसी चीज की ज्यादती, दोनों सूरत में आप एक गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। किसी चीज की ज्यादती आगे उसका चलकर नुकसान हो सकता है। अब विटामिन डी का ज्यादा इस्तेमाल, आप सोचे कि कितना ज्यादा नुकसान वाला है, वो इनफर्टिलिटी या मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम जनरेट कर सकता है। इस तरह अगर ये ज्यादती हो गई और अगर ये डेफिशिएंसी हो गई, तो लाइफ लॉन्ग आपके के बोन्स का मसला रहेगा और ज्यादा इतने अच्छे इफेक्टिवली आप रोजमर्रा के काम नहीं कर सकेंगे। और इस स्टेज में शायद आपको इन चीजों की ज्यादा जरूरत है, तो आप इनके साथ वो गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। दूसरी चीज मैंने कहा था, सोशल रोल्स में भी आप छोटी छोटी जिम्मेदारियां देकर भी आप उसको क्या करेंगे, आस्ते आस्ते तैयार करते हैं। ऐसा नहीं होता कि जिस तरह बच्चा मस्जिद में जाता है, आप
खड़े होने की कोशिश करता है और कोई सीनियर बंदा उसको पीछे कर लेता है कि भाई आप बच्चे हो। तो बच्चे में क्या होता है, कभी भी एहसास जिम्मेदारी नहीं होता, हमेशा इंफीरियरिटी रहती है। वो फिर सर इस ये अगर जो आई एम सॉरी सर, ये जो मेंटल प्रिपरेशन के, उसको मेंटली भी रेडी होना चाहिए, मेंटल डेवलपमेंट। सर हम, आई हैव नथिंग टू डू विद साइकोलॉजी, सो आई माइट आस्क सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच डू नॉट साउंड गुड टू यू, बट द थिंग इज, हमने शुरू से ये ऐसा ऐसा महसूस हुआ एज इफ दिस पर्टिकुलर फेज is automatic, it happens itself, you don't really have to make subconscious effort, कि mental जो preparation है आपकी वो खुद ब खुद ही हो जाएगी एक्सपीरियंस से, और जिस तरह आप जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। क्या ये ऐसे ही है, या कोई बिल्कुल आपको एक मेंटोर होना चाहिए, कोई गाइड होना चाहिए जो आपको ऑब्वियसली या एक्सप्लिसिटली बताए कि ऐसे करो और ऐसे करो? रोज मसला ये है कि पुराने जमाने में जो गाड़ियां चलती थी वो बड़ी हार्ड होती थी, उनके शॉक्स जो होते थे बड़े स्ट्रांग होते थे, वो ऊंची नीची सड़कों में बड़ी अच्छी चल जाती थी और उनकी लास्टिंग होती थी। आजकल सड़कें, आजकल के जो पार्ट्स आते हैं ना, वो डिफरेंट आते हैं। उसके लिए आपने या तो गाड़ी उस तरह ले या तो सड़कें उस तरह बनाए। आजकल के चैलेंजेस अलग किस्म के हैं। बच्चे को पहले ऑटोमेटिक हो जाता था और हो जाता है अक्सर तौर पर, नॉर्मल है, लेकिन फ्यूचर के चैलेंजेस जो है ना वो बड़ी मुश्किल है। हजरत अली का कॉल कुछ इस तरह, बड़ा अच्छा कॉल है, मैं अक्सर तौर पर कोट करता हूँ। वो कहता है आप अपने बच्चे की परवरिश मौजूदा दौर के तकाजों के मुताबिक ना करें, बल्कि अपने बच्चे की रेयरिंग जो है ना वो आइंदा फ्यूचरिस्टिक ओरिएंटेड होनी चाहिए, आइंदा दौर के तकाजों के मुताबिक करें, क्योंकि आपने तो अपना टाइम गुजार लिया है, लेकिन इन बच्चों ने आइंदा जिंदगी गुजारनी है। तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक खुद ब खुद हो जाएगा, भाई हो जाता है, इसी तरह हो जाता है, लेकिन फिर ओवरऑल हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो कहाँ पर है? कितने हमने साइंटिस्ट पैदा किए हैं, कितने हमने वो सोफिस्टिकेटेड पैदा किए हैं। अगर एकेडमिकली हम देखे जाए तो हम शायद दुनिया में बहुत ज्यादा जिनों के पीछे वाली अक़वाम है, इवन अफ्रीकन और अफगानिस्तान, इनसे भी हम बहुत ज्यादा पीछे रह गए। इसीलिए समझते हैं कि खुद ब खुद हो जाता है, क्योंकि हमारे साथ खुद ब खुद हुआ था, इसलिए इन बच्चों को भी खुद ब खुद होना चाहिए। सर वो आपका फोर्थ वाला फेज रह गया, वो फिजिकल और सोशल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट, आप चौथी बात भी करें। जी 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 जी। अच्छा, चौथी जो चीज है, पहले इन तीनों के मैंने कहा था वो ये ड्रिल करना होगा, ठीक है ना, इनके लिए ड्रिल करने की जरूरत है। बच्चे को कॉग्निटिवली, खासकर पुराने जमाने में अगर आपने पीटीवी के दौर के ड्रामे आपने देखा होगा, तो बॉक्स में क्या होता था कि ड्रामे देखे, प्रोग्राम देखते थे, वहां पर कसौटी तरह के प्रोग्राम आते थे। क्या करते थे, बच्चे को कोई ना, या वहां से ऑडियंस को या सामने से एक्सपर्ट बैठते थे और उनको कोई पजल देते थे और वो पजल सॉल्व करते थे। भाई किसी जगह का नाम आपने बूझना है और उस जगह के लिए आपके पास 10 क्लू है, 10 क्लू आप में से आपने उस जगह को आप क्या करते, गेस कर सकते। और फिर इस तरह की ड्रिल्स हमारे क्लासरूम में भी टीचर करवाते थे। हाँ बिल्कुल, अभी भी होती है सर, अभी भी होती हैं ये इस तरह के, हम करवाते हैं, अभी भी होते हैं ना। तो ये तरीका ये है ना कि हम क्या कर रहे हैं कि हम बच्चे को कॉग्निटिवली प्रिपेयर कर रहे हैं ना, खुद ब खुद। अच्छा, चौथा और जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है ना, वो है आइडेंटिटी डेवलपमेंट। बच्चे की हमने पर्सनल, बच्चे की हमने सेक्सुअल, बच्चे की हमने वोकेशनल, और बच्चे की हमने मॉरल आइडेंटिटी डेवलप करनी है। जब मैं कहता हूँ पर्सनल आइडेंटिटी डेवलप करनी है, तो ठीक है भाई, ये मैं हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे कपड़े हैं, इस कपड़ों को और नहीं पहनता, मैं ही कपड़ों को पहनता हूँ, इसको मैंने ही सिलेक्ट किया है। सेक्सुअल आइडेंटिटी, मैं मर्द हूँ या मैं औरत हूँ, या ये मेरी आइडेंटिटी है ना, फिर मुझे इसके मुताबिक रोल प्ले करने। वोकेशनल, इस तरह ये वो स्टेज होती है जिसमें बच्चे ने क्या करना होगा कि आगे चलकर अपने लिए प्री इंजीनियरिंग, मेडिकल या प्री कॉमर्स या प्री कंप्यूटर, वो फील्ड सेलेक्ट करनी होती है, उसी में सारी जिंदगी। अब अगर उसने प्री इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर ली तो अब मेडिकल नहीं पढ़ेगा, प्री कॉमर्स या आर्ट्स सेलेक्ट कर लिया तो फिर ना मेडिकल पढ़ेगा ना इंजीनियरिंग पढ़ेगा। अगर उसने कंप्यूटर सेलेक्ट कर लिया तो ये वो वाली स्टेज होती है जिसमें मैं कहता हूँ वोकेशनल सिलेक्शन। सर ये आइडेंटिटी वाली बात जो है ना, ये हम भी पढ़ते हैं अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में। आपसे मुझे एक सवाल इस मुतालिक पूछना है, डज साइकोलॉजी आल्सो बिलीव इन द नोशन दैट आइडेंटिटी इज फ्लूइड, इट्स नेवर फिक्स्ड? क्या आप लोग भी ये बात तस्लीम करते हैं कि लाइक one person can carry different identities instead of just one? मैडम, असल में ये होता है कि ये जो आप आइडेंटिटी को, मैं किसी और पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं पर्सनालिटी के डायमेंशन में हमारी जो सर, क्योंकि जब हम क्लासरूम में स्टूडेंट को डील कर रहे होते हैं, हम शायद ये बात भूल जाते हैं that he might have multiple identities, like we are different people on different occasions. अच्छा हाँ, वो जो आप कह रहे हो ना, वो पर्सनालिटी के डायमेंशन में कह रहे हो।
वो परस्पेक्टिव जो है पर्सनैलिटी का, पर्सनैलिटी मतलब पर्सोना से निकला है। हम हर वक्त मुख्तलिफ मास्क लगा के रखते हैं। मैं जब यहाँ आई एम एक्टिंग जस्ट लाइक अ फादर, जब मैं क्लास में होता हूँ तो आई एम एक्टिंग लाइक अ टीचर, जब मैं मस्जिद में होता हूँ तो आई एम एक्टिंग लाइक वो जो वर्शिपर। तो ये हम मेरी वो एक्ट से होते हैं जो मुख्तलिफ सिचुएशन में मैं प्ले करता हूँ, लेकिन आइडेंटिटी मेरी सेम होती है। मतलब मेरी पर्सनल आइडेंटिटी, मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी मॉरल आईडी, मेरी सेक्सुअल आईडी वो चेंज नहीं होती ना। आइडेंटिटी वो हमेशा स्टैटिक रहती है, लेकिन पर्सनैलिटी में जो मास्क मैंने पर्सोना जो लगाया हुआ है मास्क, वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज जो मुख्तलिफ एक्शंस मुख्तलिफ जो सिचुएशन में वो मैं अलग अलग प्ले करता हूँ। लेकिन आइडेंटिटी स्टैटिक होती है, वो आपने डेवलप करनी होगी इस अडल्टनेस में, इस यूथ में। अगर ये नहीं होगी तो फिर आपने देखा होगा यही गवर्नमेंट अगर ये टीचर की पोस्ट अनाउंस करती है तो ये सारे लोग टीचर के लिए अप्लाई करते हैं। फिर थोड़ी देर कुछ दिनों के बाद पुलिस की वैकेंसी आती है तो सारे लोग, गिनो के लाखों लोग, हजारों नहीं लाखों लोग ये पुलिस की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद क्लर्क की वैकेंसी आती है, क्योंकि इनको सरकारी नौकरी चाहिए होती है ना। नहीं मैडम, मैं कहता हूँ सरकारी नौकरी नहीं, इन्होंने अपने लिए कोई आइडेंटिटी बनाई नहीं है ना कि भाई मेरे लिए कौन सी फील्ड है। इट्स नॉट सरकारी नौकरी, इन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाई होती है ना भाई, क्या कहाँ पर किस किस्म का रोल प्ले करना है। देखिए जेंडर भी रोल है, मेरी मैस्कुलिनिटी मर्द वाला रोल है और वो मैं ड्रेस करता हूँ, मैं दोस्त से रखता हूँ, मैं बाल इस तरह बनाता हूँ। फिर अगर ये मेरी आइडेंटिटी है ना, आपकी एक आइडेंटिटी है, ये बायोलॉजिकल नहीं आइडेंटिटी, ये आपने सोशल आइडेंटिटी है जो आपने अडॉप्ट की है। बायोलॉजिकली वो तो इनबॉर्न है, जेंडर का इशू जो है ना वो आपका सोशल रोल से, तो आपने खासकर ये अडल्टनेस में आप डेवलप करते हो। अगर इसमें नहीं तो इसका मकसद है कभी नहीं। अच्छा सर, ये बताइए कि हाउ कैन वी हेल्प आवर स्टूडेंट्स हैव दिस सेंस ऑफ आइडेंटिटी? किस तरह बच्चों में ये आइडेंटिटी वाला सेंस हम डेवलप कर सकते हैं? और जैसे मेरा क्वेश्चन अभी जो मैंने पहले आपसे पूछा था, इट्स स्टिल द सेम बिकॉज वी हैव गॉट अ डाइवर्स लॉट टू टीच इन क्लास। सम आर वेरी आउटस्पोकन, सम आर एक्सट्रोवर्ट, सम आर इंट्रोवर्ट। मैंने देखा है कुछ टीचर्स बच्चों का इंट्रोवर्ट होने को भी एक प्रॉब्लम समझते हैं, लाइक व्हाट आई बिलीव के वी हैव students who are introvert, they have different kind of skills. तो आप हमें बताइए कि हमें किस तरह पता चलेगा कि there is a student sitting in some corner of our class suffering from mental health issues? मैडम अब ये कि मैं ये तो आप आखिर में पूछना था ना, ये तो आप खत्म करने वाली बात अच्छा, नहीं यहाँ से हम अब यहाँ से बात शुरू करते हैं। क्योंकि ये आपने जो बात की है ना, बिल्कुल ये लास्ट के अब किस तरह क्या करना चाहिए। नहीं, पहले हम कह रहे हैं कि हमें फिगर आउट कैसे करना चाहिए, हाउ टू आइडेंटिफाई कि दैट देयर इज सम प्रॉब्लम। मैं फिर इस बारे में अक्सर तौर पर ये कहता हूँ कि यू कैन लीड अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक। वो जिसके साथ प्रॉब्लम होगा वो आपके पास खुद ही आता है। अनसॉलिसिटेटेड जो हेल्प होती है ना वो समटाइम गले में पड़ जाती है। अगर ये किसी स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम है, अगर ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया है और वो बच्चा खुद अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, उसकी विल है, तो चाइल्ड आपके पास खुद आएगा। लेकिन अगर ये वो बच्चा प्रॉब्लम है एंड यू जस्ट अप्रोच दैट, ये मैं वो खुदा खासा मेरी सैडिस्टिक अप्रोच नहीं है, प्लीज इसको अक्सर तो मूवीज में हमें दिखाया गया है कि आपने आइडेंटिफाई करना है और बच्चे को हेल्प आउट करना है, वो अलग से। जो साइकोलॉजिकल वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये बच्चे के साथ वाकई कुछ इश्यूज हैं और वो आप अबनॉर्मलिटी की जो होती है ना वो 4D के साथ डिफाइन करते हो ना, किसी भी की जो अबनॉर्मलिटी होती है वो 4D के साथ आइडेंटिफाई करते हो। इनमें से अगर ये कोई भी एक D अगर मिसिंग होगा ना तो वो समझे कि वो इश्यू तो है लेकिन अबनॉर्मलिटी नहीं है। सबसे पहला वो डिसफंक्शनिंग होगा। कोई अगर बच्चे के साथ डिसफंक्शनिंग होगा, वो बच्चा ऑक्यूपेशनली, एकेडमिकली, सोशली या मॉरली वो डिसफंक्शनिंग होगा। फिर वो दूसरा हमारे पास डेंजरस होगा। वो बिहेवियर उस बच्चे के लिए खुद भी नुकसानदेह हो सकता है, वो बिहेवियर दूसरे के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। तीसरा बिहेवियर डिविएंट होगा। आप आइडेंटिफाई करना होगा कि अगर ये सारे लोग एक तरह बिहेव कर रहे हैं, एक बच्चा डिफरेंट अनयूजुअल बिहेव कर रहा है। एक तो है ना, मिसाल के तौर मैं क्लास में कुछ अनयूजुअल ड्रेस पहन कर रहा हूँ तो अच्छा लगता है, लेकिन डिविएशन लिमिट है, एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम लेवल लोग नॉर्मल यूनिफॉर्म पहनकर, एक बच्चा कच्छा पहनकर आ गया क्लास में, तो इस तरह के बिहेव जो होते हैं, बिहेवियर जो ऑड बिहेवियर होते हैं, और वो कहते हैं नहीं हमें किसी की परवाह नहीं है। खासतौर आपने ये आइडेंटिफाई करना होगा। और चौथा के सबसे ज्यादा जो मैंने कहा था, एक डिसफंक्शनिंग, एक डिविएंट, एक डेंजरस, और चौथा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है डिस्ट्रेसिंग।
बिहेवियर उसके लिए खुद के लिए डिस्ट्रेसिंग होगा। इफ दैट पर्सन इज ओके विद दैट बिहेवियर, तो फिर आप हजार दफा से कम्युनिकेट करेंगे, हजार दफा से कन्विंस करेंगे कि भाई आप ऐसा ना करें, वो करके दिखाएगा। हाँ, you wouldn't listen. Yeah. उसके लिए खुद ये बिहेवियर डिस्ट्रेसफुल होना चाहिए, उसे जान छुड़ाना चाहता है, उसे वो कहता है कि कोई मुझे हेल्प करे, या मैं खुद ये चाहता हूँ कोई मैजिकल मेरे पास पावर आ जाए कि मैं इसको अनडू कर सकूं। लेकिन अगर ये वो खुद उसके साथ कंफर्टेबल है, डेंजरस है, डेविएंट है, डिसफंक्शनिंग है, लेकिन वो डिस्ट्रेसफुल नहीं है, अब आपने क्या करना है? यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आपने बच्चे का बच्चा का जब मैं बात कर रहा हूँ, वो तो बहुत सारे फैसले लेकिन सर कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है कि स्टूडेंट का रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है और प्रॉब्लम हमें नजर आ रहा होता है, बट स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम सेल्फ डिनायल, वो नहीं एक्सेप्ट करता कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, ऐसे भी इश्यूज आते हैं। तो फिर उसको क्या मतलब, जब तक रेक्टिफाई नहीं कर सकते, जब तक उसको खुद ये रियलाइजेशन ना हो कि ही सफरिंग फ्रॉम सम हेल्थ इश्यूज, मेंटल हेल्थ हमारी लाइफ में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज है ना, ये मैं डायरेक्ट कंक्लूजन की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। बाकी सब भले आप कितने असिस्टेंट टीचर कितनी भी प्रोवाइड करें, या कोई और स्पेशलिस्ट आप उनके पास हेल्पलाइन कर ले, भाई के सुसाइडल थॉट आ जाए तो फौरन हेल्पलाइन बना लें, फला मुख्तलिफ किस्म के इमरजेंसी, फ्रेंड सर्किल, मुख्तलिफ एक्टिविटीज का कुछ भी कर ले। बहुत सारी चीजें करनी है हमने सोसाइटी में। मॉडर्न वर्ल्ड के मुकाबले में हमारे पास कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि जीरे के बराबर में, उनके मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। लेकिन एक चीज जो हमने करनी है, और वो हम करनी चाहिए और हमें करना पड़ेगी, उसमें कोई हमारे पास चॉइस नहीं है, वो है अपना आपका फैमिली एनवायरनमेंट। यू हैव टू हैव मॉनिटर एंड वॉच योर फैमिली एनवायरनमेंट। ये सबसे ज्यादा लीडिंग कॉज है और ऑफ एनी स्ट्रेस, डिप्रेशन में सबसे ज्यादा जो अडल्ट्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, अग्रेशन, डिप्रेशन और सुसाइड। ये तीन बड़े प्रॉब्लम्स है, दूसरे भी प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन तीन सबसे ज्यादा मेगा प्रॉब्लम्स है। और इनको हैंडल करने के लिए, इनको टैकल करने के लिए, इनको रिजॉल्व करने के लिए, मैंने जिस तरह का बहुत सारे दूसरे हमारे पास वे आउट्स हैं, लेकिन वो सारे मेजर हैं। और एक सबसे ज्यादा मेजर जो है ना, वो फैमिली एनवायरनमेंट। आपका फैमिली उसको कंड्यूसिव बनाए, उसको अच्छा बनाए, उसको हेल्पिंग बनाए, उसमें सारे लोगों के साथ दोस्तियां होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ बात करें, कैथारसिस करें, सपोर्ट करें, क्वांटिटी ऑफ टाइम नहीं क्वालिटी ऑफ टाइम दें। आप बच्चे के साथ या अपने पेरेंट के साथ आप भले 12 घंटे स्पेंड कर ले, लेकिन यू आर नॉट अटेंडिंग देम, आप मोबाइल पे बैठे हुए हैं, और आप एंड ऑफ द डे आप कंप्लेन करें, मैं सारा दिन तो घर में बैठा हुआ हूँ और क्या करूँ। बीवी जो है वो शोहर के साथ, या शोहर अपने बीवी के साथ, वो क्वांटिटी ऑफ द टाइम स्पेंड तो कर रहा है, लेकिन क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, और एंड ऑफ द डे दोनों कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई उनके के रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं है। तो आप यू हैव टू हैव मॉनिटर योर फैमिली एनवायरनमेंट। और यही सबसे ज्यादा, ये मजहब में भी, कल्चर सर में भी। आपकी बात सुन के तो मुझे ये लगा है कि जैसे मोबाइल इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉजेज ऑफ डिप्रेशन। क्या ऐसा ही है? बिकॉज ये बात बिल्कुल ठीक है कि घर में 3 लोग हैं, तो दे आर यूजिंग देयर डिवाइसेस एंड दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। इट्स अ कॉमन साइट दीस डेज। उरुज, आई एम सॉरी, ये होता है जंप टू द कंक्लूजन। हम अक्सर बच्चों को क्लास में कोई एग्जांपल देते हैं ना, जी वो फौरन क्या करते हैं, जंप टू द कंक्लूजन लगाते हैं। अभी तो सुने नहीं है ना, तो आपने मोबाइल की बात की है, तो आप जंप लगा दिया है, स्वीपिंग स्टेटमेंट। क्योंकि सर एक बात मुझे समझ में आई, वैसे बच्चे जो हैं वो काफी ज्यादा एडिक्टिव हैं, ये सेल फोन के बगैर दे कांट रियली सर्वाइव। उन्होंने अपने सेल फोन से दोस्ती कर ली है, दे वांट टू स्पेंड टाइम विद देयर सेल फोन, और सेल फोन में क्या साइट्स विजिट कर रहे हैं या किन फ्रेंड से बात कर रहे हैं, पेरेंट्स को बेचारों को पता भी नहीं होता अक्सर। तो अगर उनसे सेल फोन ले लिया जाए तो वो बुरा मना जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, वो एग्रेशन हो जाता है। एक तो मेरा ख्याल है कि हमें शायद ये भी जरूरत है कि अपने यूथ को सिखाएं कि हेल्दी यूज क्या होता है सेल फोन का, क्योंकि उनको दूर रखना तो मेरा नहीं ख्याल कि इट्स नियर टू इम्पॉसिबल टास्क। क्या ऐसा हो सकता है कि बच्चों से सेल फोन ले लें और फिर वो उनका ये आइसोलेशन ये खत्म हो जाए और वो मिंगल करने लगे? थोड़ा से इसी चीज को मैं दूसरे एग्जांपल के साथ आपको ये समझाता हूँ, वो फिर बात को यहीं पर कनेक्ट करूंगा। अगर ये ना करूं तो आप मुझे प्लीज टोक दीजिएगा कि सर मैंने ये पूछा, ये नहीं बताया। होता ये है कि मुझसे अक्सर तौर पर सवाल ये होता है कि बच्चों के लिए कौन सा स्कूल जो होते हैं पेरेंट्स को ऑप्ट करना चाहिए।
फौरन बात करता हूँ उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की बात करता हूँ कि वो किस सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते हैं, उनके घर के क्या मतलब फैसिलिटीज क्या है, उनके घरों में माहौल कैसा है, क्या फैसिलिटीज हैं। अच्छा, मेरा एक जो पर्सपेक्टिव है, मैं ये बिलीव करता हूँ अगरचे आप जो है वो सोशियो इकोनॉमिक अगरचे माने एवरेज से बिलो, इफ यू बिलोंग लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास, जहाँ पर घर में इतनी फैसिलिटीज नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, तो फिर आपने स्कूल अच्छा सिलेक्ट करना होगा। फिर आपने स्कूल अच्छा वाला सिलेक्ट करना होगा जहां पर बच्चों के पास ये सारी फैसिलिटीज, एक्टिविटीज मुहैया, ब्लॉक्स होने चाहिए, मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटी। लेकिन अगर आप ऑलरेडी अपर क्लास है या ऐसे क्लास से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे एक फैमिली से ताल्लुक रखते हैं जहां पर घर में आपके पास ये सारी चीजें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की सारी चीजें, ड्रिल्स मौजूद हैं, तो फिर आप भले इस स्कूल सिलेक्शन पे कंप्रोमाइज कर लें, कोई चिंता नहीं है। वो खुद जब आप कंप्रोमाइज कर लेते हैं ना, तो वो खुद आपके लिए एक्सपोजर हो जाता है। इस तरह अगर आप देखेंगे कि मोबाइल बच्चे से तो आप ले रहे हैं, लेकिन क्या ये राइम्स, ये मुख्तलिफ कलर्स के टीचिंग या मुख्तलिफ के ये जो एक्सेस अदरवाइज आप बच्चे को दे रहे हैं? अगर घर में अच्छे बुक्स हैं, अगर जो आपके ट्यूटोरियल्स आपके घर में है, फ्लिप चार्ट्स आपके घर में है, मुख्तलिफ चार्ट्स हैं, और आप बच्चों को उसके थ्रू आप टीच कर रहे हो, जो बच्चों को पहले घर में जो लोरियां दी जाती थी और राइम्स गुनगुन, सारे बच्चे बैठकर, बारिश आती थी तो इनको पूरा सॉन्ग गाते थे, गली में बैठकर खेलते थे। अब आपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी बना दी है कि आप बच्चे को घर पार्क पे भी लेकर जाते हो तो वो आप हो, क्योंकि बच्चा जो होता है ना, वो पेरेंट की जिम्मेदारी नहीं होता, बच्चा स्टेट की जिम्मेदारी है। स्टेट ने जिम्मेदारी होगी। यहाँ पर ये होता है कि बच्चा अगर ये 2 मिनट के लिए भी आंखों से ओझल हो जाता है तो के बड़ा रिस्क टेकिंग, तो उस माहौल में आपने बाहर भी नहीं लेकर जा सकते, घर में भी आप कह रहे हो कि बच्चे से मोबाइल ले लिया जाए क्योंकि बच्चा एडिक्टेड हो रहा है, फिर बच्चा करेगा क्या? ये सवाल मैं आपको इस तरह जवाब दे रहा हूँ। अगर अदरवाइज आपके पास घर में और ज्यादा फैसिलिटीज हैं, बच्चों के लिए कलरिंग बुक्स और इस तरह के ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक्स या इस तरह के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की चीजें, एक्टिविटीज के लिए ट्रैम्पोलिन या इस तरह खेलने के लिए ग्राउंड या लॉन आपने बनाया हुआ है, तो फिर बच्चे से मोबाइल ले लें। लेकिन ये सर, हम एडोलेसेंट की उस एज ग्रुप की बात करें, वहां पे तो बच्चे सारे वो ब्लॉक बिल्डिंग और इस सारे फेज से तो निकल जाते हैं, वो कलरिंग नहीं पसंद करते। मैं दोबारा बात, जिस तरह मैंने कहा, सोशल आइडेंटिटी बनाना या सारे पर्सनल आइडेंटिटी बनाना, आप लाइफ अपॉर्चुनिटीज क्या है ना, पहले ये देखें, हमारे पास स्कूलिंग बिहेवियर को हम कहते हैं इंडस्ट्रियस पीरियड है, जिसमें बड़ा करना होता है, क्रिएटिविटी, अपनी सारी एनर्जी को कन्वर्ट करना होता है इंडस्ट्रियस की तरफ। बच्चा क्लास में अच्छी अच्छी ड्राइंग भी कर रहा होता है, मैथमेटिक्स की इक्वेशन भी सॉल्व कर रहा होता है, स्पीच कंपटीशन में भी हिस्सा ले रहा होता है, साइंस एग्जीबिशन में भी पार्टिसिपेट कर रहा होता है। लेकिन अगर ये सारे बंद कर दिए जाए, जैसे कोविड में, आजकल के हालात में, या स्कूल्स में बच्चे के पास ऐसा स्कूलिंग पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते और ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो फिर बच्चे को आप एक्सपोजर क्या देंगे? कुछ ना कुछ स्टिमुलेशन जब तक नहीं देंगे तब तक वो डेवलपमेंट नहीं होगी। आपने किसी ना किसी, कहीं ना कहीं बच्चे को वो प्रॉपर स्टिमुलेशन देनी है जो उसके लिए रिक्वायर्ड है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, माना अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड। अब सवाल ये होता है, ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि बच्चे की रिक्वायरमेंट कितनी है? बिल्कुल। तो हम ऑप्टिमम एक स्टिमुलेशन देते हैं। ऑप्टिमम क्या, हम सब बच्चों को नॉर्मल समझते हैं अंटिल अनलेस हमें ये लगे, एहसास हो जाए कि उनके साथ कोई बायोलॉजिकली या क्रोनोलॉजिकली स्पेशल एबिलिटी वाले बच्चे हैं। उनकी बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल बच्चों की बात कर सकता हूँ। फार्मूला सिंपल है, एक ही फार्मूला जिंदगी गुजारने का, इफ अ चाइल्ड कैन डू, इफ अ पर्सन कैन डू, इट मींस ऑल द पर्सन कैन डू। जितनी मेहनत शिराज ने यहाँ तक पहुंचने में की है, कोई और करेगा इसी स्टेज पे ऐसे भी आगे पहुंचेगा। ये थोड़ी है कि मुझे कि मेरे ऊपर कोई खास नो, जो मेहनत एक बंदा कर रहा है उतनी मेहनत आप करेंगे। इफ अ पर्सन कैन डू, इट मींस एवरीबॉडी कैन डू। Okay, Dr. Farah, Assalamu alaikum. Can you hear us, ma'am? Walaikum assalam. Yes, I can hear you. I don't know about you people whether you can hear me or not. We can hear you finally. We are so pleased to have you finally. Finally, we are successful. So, how are you, ma'am? I'm just good. I don't know what Shiraz, Dr. Shiraz has been talking about, but yes, he must be talking about very well.
and he's a very good Thank you so much, psychologist, I madam. must say. We were talking about problems that students tend to that kids tend to face when they enter Okay. adolescence. Okay. Uh, Assalamu alaikum, Zainuddin sir. Am I heard? Zain Saab, yeah. We can hear you, Assalamualaikum. Zain Saab. Please speak. Assalamualaikum, everyone. Walaikum Right. assalam. It's really amazing to see you. Alhamdulillah. And yes, they were talking about the issue. I hope you were listening to everything as well. I And didn't Mr. hear- Shiraz Ilyas has talked about great many things. And no, I didn't because I had been trying to be in and I have been putting all my efforts just concentrating to be in. Okay, so if you can put certain questions, I don't want to just let you detract from your own original Since whatever is going on. So if you have Since- any questions, so let since I have conducted the first half of the session, so if Zain Saab can hear me, Zain Saab, you can float a question towards Dr. Farah. yes, I can. Yeah, please go on. Yes, Dr. Farah, we were discussing earlier about the issues that are there with related to some students. Like there are some children who have some mental issues, but approach a teacher or a counselor or parents. just hold. Zanudin sir, your voice is echoing, so I can't hear you properly. So please, just a little bit low tone, I think so that will help me a lot. Or maybe Uruj can put up that because I can hear her. हाँ सही बात है Okay, डॉक्टर जैन का आवाज थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है ठीक है. Dr. Farah, we were talking about the signs of problem. Like we teach diverse students, and so I was asking Shiraz Saab to tell us as to what are the signs to identify. What are the signs which could tell us as to okay, there is a problem with this student, because we teach a diverse lot. So how to identify problems? How to identify students who are suffering from mental health issues? Okay. So let me begin with the topic being related to the mental health. I think so Shiraz sir has already covered that what WHO has been talking about is that out of every 6 child of age around 8 to 14, we have one child with psychological and mental health issues related to some kind of maybe disability or some kind of disorder related to the psychology. And again, the most and highly prevalent problem, the psychopathology, is about depression. And nowadays, suicidal ideation is one of the biggest issues being related to the youth. I don't know how the youth is being mesmerized and so much fascinated by the suicide that they want to attempt it. So these are the certain issues, and again the risky behaviors, including drug abuse, and all that kind of things. So these are the things which are somewhat being related by and highlighted by the WHO and globally it is being taken by every society that these are the very alarming problems. Uh, yes, how you are going to identify that a child or maybe a youth is going through such kind of problem? So first of all, the changes in the pattern, the regular behavior of the person. It can be the sleep, can be the diet pattern, it can be the concentration being related to it. So first of all, concentrate whether your child or maybe a youth or maybe any person whose behavior are somewhat being altered recently. What previously he or she had been doing is now a little bit modified and the pattern has been changed. People usually say, and people usually give the maybe they let us know that no, these are the issues being related to the technology and also things. So definitely the children would have, or maybe the youth may have a different lifestyle now and a different pattern of behavior. But this is not the correct answer or rational to it. You have to find out whether the person has lose the appetite or the
concentration is somewhat difficult, or maybe the focus is not being there, attention span is becoming too short, or maybe can't sleep well, or can't focus on the things. So these are the first signs that there are certain problems being related to a person. Maybe it can be some kind of depression or some kind of anxiety spells, or maybe some kind of stress, or maybe some kind of drug abuse or risky behavior, or maybe some kind of bullying or violence. It can be anything. So these are the first few signs which you can easily identify, and as a parent and as an adult, you can easily identify these changes, these patterns. And over here, one thing which I want to clear, and one thing which I want to just discuss about, that there are certain hormonal changes also associated. So you have to take into consideration about those things also, because everything you cannot relate it to the mental health issue. There are hormonal changes, and these hormonal changes can influence and may influence the total overall behavior in each person. The age which is very critical, and in that a person is going through with the transition stage, and so there can be a lot of things being related to the hormones also, which can influence upon the behavior. Okay, ma'am, on this note, I would like to ask you a question. Do you think that technology is contributing to mental health issues among students? Technology in a sense that students are technology in a sense that students are habitual of overusing their cell phones. So do you think that it is contributing to mental health issues in some way or the other? Yes, Dr. Farah, can you hear me? Okay, probably there is some problem at Dr. Farah's end. As soon as her connection is fine, I'm going to put her back on screen. Yes, Shiraz Saab, you were talking about cell phone, but probably this was the same question that I floated towards you. कि टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट कर रही या नहीं कर रही। Yeah. बेटा अब ये है कि मैं दोबारा कहूँगा कि वो आप अंग्रेजी में कहते हैं ना, एंड जस्टिफाइज द मीन्स। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर वांटेड रिजल्ट दे रहा है तो कीप इट कंटिन्यू, लेकिन अगर ये रिजल्ट दे रहा है तो फिर यू हैव टू स्टॉप। सिर्फ टेक्नोलॉजी क्यों, हर वो चीज जिसका एक्सेसिव यूज है, वो अगर आप एक्सेसिव इस्तेमाल में करेंगे, वो है तो कि आपके पास कैफीन, लेकिन अगर ये ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वो नेगेटिव इफेक्ट्स करना शुरू कर दें। हर वो चीज जिसका इस्तेमाल आप जरूरत से ज्यादा करें और अनवांटेड रिजल्ट प्रोड्यूस करना शुरू करें, तो यू हैव टू स्टॉप दैट पर्टिकुलर। सिर्फ टेक्नोलॉजी क्यों। अच्छा शिराज साहब, अब थोड़ा सा डिप्रेशन के हवाले से बात कर लेते हैं। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ यंग पीपल सेइंग के डिप्रेशन है हमें, बट इफ अ चाइल्ड कम्स अप विद सच अ कंप्लेंट कि मैं डिप्रेस्ड हूँ या मुझे डिप्रेशन है, तो पीपल, आई एम श्योर इन आवर कॉन्टेक्स्ट मोस्ट ऑफ द टाइम such kids are not taken seriously. Depression in general is not taken seriously. It's not taken as a problem. तो हम स्टूडेंट्स का डिप्रेशन कम कर, पहले तो हमें ये रियलाइज करना होगा कि यस इवन दे कैन गेट डिप्रेस्ड, और फिर हम उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं एज टीचर्स? अच्छा, जब आपने कहा डिप्रेशन की बात की तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसा रखूं, सैडिज्म, जो हम सैडिस्टिक हो जाते हैं, मतलब जो फीलिंग, ये एक फीलिंग्स है, सैडनेस की फीलिंग है, ठीक है ना। डिप्रेशन को सैडिस्टिक तो ये भी हो सकता है ना, सैडिज्म। अच्छा, सैडिज्म, ओके, दैट वो फीलिंग्स ऑफ सैडनेस जिसे हम कहते हैं। अगर उसको डिप्रेशन कह रहे हो तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है वो पेन का प्रॉब्लम, PAIN, पेन, ठीक है ना, वो सबसे ज्यादा कॉमन कंप्लेन है, पेन। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम है वो डिप्रेशन का प्रॉब्लम है। मतलब ये दुनिया में सबसे ज्यादा मेडिकल जो है वो ट्रिगरिंग इश्यूज हैं, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा जो मेडिसिन बनाई गई हैं वो पेन रिलीवर हैं, उसमें पेन का कंपोनेंट आ जाता है। मेडिकल जो फील्ड चल रही है ना दुनिया भर में, तो वो इसी एजेंडा के ऊपर काम कर रही है। और दूसरा ये डिप्रेशन का, जिसमें आपने कहा फीलिंग्स ऑफ सैडनेस। अब उसको ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए? इसको ओवरकम करने के लिए, और खास तौर पर ये यूथ में बहुत ज्यादा, अगर ये डिप्रेशन
हद से ज्यादा सीरियस हो जाए तो फिर कैन लीड यू टू द सुसाइड। अब हमने उसको ओवरकम करना है। इसके लिए बहुत सारे मेडिसिन के अलावा जो सबसे ज्यादा हमारे पास अल्टीमेट जो हमारा थेरेपी या खास तौर पर जिसे हम कहते हैं कि रेस्क्यू जो हमारे पास की जाती है वो मेडिसिन ही चली जाती है। लेकिन उससे पहले क्या करना है और उसके बाद की ये जो स्टेट है वो अनवांटेड स्टेट दोबारा से रिकर ना हो जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि रिकरेंस। आपने उसको टैबलेट तो खिला दी लेकिन दोबारा से रिकर हो गया, मतलब टाइम बिंग आप रिलीफ हो गए लेकिन उसके बाद हो गए। अच्छा, ये मैं बात बताऊं लेकिन उससे पहले एक चीज इसमें एड ऑन कर दूं कि एडोलेसेंस की जो आपने एजेस जो बता रही है ना, ये वेरी कर रही है। आज सोसाइटी में ये 8 या 9 साल से 19 ईयर्स तक लास्टिंग कर रही है। प्यूबर्टी वाले स्टेज ये गर्ल्स में 8 या 9 साल में आजकल कॉमन है। ठीक है ना, हमारी ये हर कल्चर हर सोसाइटी की इकोलॉजिकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। 8 या 9 साल से लेकर वो 8 में भी हो सकता है, 9 में भी हो सकता है, 10 साल से लेकर टिल द 19 ईयर्स ऑफ, जैसे हम कहते हैं ये यहाँ तक लास्टिंग करती है। और इसमें सबसे ज्यादा कॉमन जो चीज होती है ना वो होता है पर्सनल फैबल्स होते हैं ना, हमारी अपनी एक आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। वो गालिब कहता है ना, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा होता है। तो ये हमारे पास अपने एक्सक्यूजेस होते हैं, हमारे पास अपने आर्ग्यूमेंट होते हैं। और जब कभी हम दोस्त को या किसी को बताते हैं ना, वो पूछता है भाई क्या मसला है, तो हमारे पास एक नॉर्मल या कॉमन जवाब होता है, यार बस छोड़ो तुम नहीं समझोगे। तो कौन सी रॉकेट साइंस है जो आपको समझ में आ गई मुझे समझ में नहीं आई। तो इनके पास होता है जिसे हम कहते हैं, ये सबसे ज्यादा कॉमन जो जिसे हम कहते हैं सिम्टम है इस टीनेजर्स में, जो मैंने आपको बताया 8 या 9 साल से 19। और इसमें आपका हार्मोनल बिहेवियर, जिस तरह पहले ही मैंने लफ्ज आपको कहा, स्टेज ऑफ फास्ट स्टॉर्म एंड फ्यूरी। तो इसका मतलब यह है कि 8, 9, 10 साल का बच्चा भी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। डिप्रेशन का शिकार हो सकता है क्योंकि उसके पास अपने आर्ग्यूमेंट्स है ना, वो जिस एंगल देख रहा है वो दूसरा कोई नहीं देख सक रहा, या उसको लगता है दूसरे उस जाविये के साथ नहीं देख रहे और मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ये कोई और फेस नहीं कर सकता। अब आपने उसको किस तरह डील करना है। कभी भी कोशिश करें अपने बच्चों को अकेला ना छोड़ें, उसको आइसोलेशन का शिकार, एक्सक्लूसिविटी ना करें, इंक्लूसिविटी करें, उसको अपने साथ रखें, उसको अपने साथ तौर तरीके अपनी फैमिली सिस्टम में रखें। क्योंकि हम आजकल उस सोसाइटी में हैं जिसमें हम ट्रांजिशनल हैं, हम कलेक्टिविज्म से इंडिविजुअलिज्म की तरफ जा रहे हैं, जहां पर हमारी फैमिली एक्सक्लूशन का शिकार है, जहां पर अगर बच्चा दोस्त नहीं बना पा रहा तो आइडेंटिफाई करें, अगर उसमें घर वालों से मिलजुल नहीं रहा या घर वालों में कनेक्टिविटी बॉन्डिंग नहीं है तो उसको आइडेंटिफाई करें। वो ये रेड फ्लैग्स हैं जो आपने आइडेंटिफाई करना है। जो मैंने आपको कहा था ना, आप फौरन कंक्लूजन तक चले गए, ये तो आखिर में मुझे बताना था जो आपने पहले सब ये वो लेकिन मैंने वहां से बात शुरू की, and then I had lot of questions। ये रेड फ्लैग्स आपने, टीचरों ने, दोस्तों ने, सबने आइडेंटिफाई करने कि वो जो सैडिज्म जो हो रहा है, जैसे आप डिप्रेशन का कह रहे हो, डिप्रेशन में ऑब्वियसली दूसरे भी सिम्टम्स होते हैं, लेकिन उस सैडिज्म को अगर हम डिप्रेशन भी कह लें तो वो जो अगर बच्चा एक्सक्लूजन में शुमार हो रहा है और अगर इस तरह के आर्ग्यूमेंट फ्रीक्वेंट दे रहा है कि यार ये बातें आप नहीं समझोगे, भाई वो कौन से वो बच्चा ही समझ रहा है, दूसरे बच्चे वो समझता है कि दूसरे लोग उसकी आर्ग्यूमेंट या उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहे, तो उसको आइडेंटिफाई करें, उसके साथ बात करें, उसके साथ थॉट करें। ठीक है, जब तक आप बात नहीं करेंगे, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे कि वो आपको इमोशनली उसको जो लावा जो उसके अंदर पक रहा है उसको रिलीज ना करे, तब तक ये प्रॉब्लम होते रहेंगे। अच्छा, Dr. Farah has joined us back. Dr. Farah, we are talking about prevailing depression among kids. कि उसके लिए हम क्या करें? Okay. Yes, I agree with Dr. I agree with Raj that yes, you have to talk to the children first. Whoever is going through with these mental health issues, it's not about only the children or the youth, but anyone. Any person who is around, who is sensible enough, has to talk and has to understand what they try to make you understand or what they try to convey. Listen to them. Again, after listening, provide support, but it doesn't mean that you have to create a dependency. You have to engage them into some kind of activities which are somewhat being positive. I don't know, somewhat I focus more on physical health as compared to the mental health, because
first you have to take care about your routines, about the schedules, about the physical well-being, and then you can be healthy enough to take care about the mental health issues. मेरा ख्याल है कि डाइट सबसे पहले आप इम्प्रूव करें, बिकॉज पीपल नाउ यूथ आर सो मच डिपेंडेंट अपॉन सुपरी थिंग्स, sweet, and also the fat and all such things. Okay, so they have to take the fibers, they have to take the proper vitamins, and they have to regularly exercise. ठीक है, सबसे पहला काम जो पेरेंट्स को करना है, देखें, we all are not psychologists, we don't know how to take care of those things. बहुत सारी चीजें आपकी डाइट से मैनेज हो जाती हैं. You have to take care about your vitamins, you have to take care about your proteins, and you have to take care about your well-being. जो physical है, first of all, sleeping pattern, dietary pattern, and also exercise. आजकल के बच्चों को you usually give them the laptops or the smartphones and just make them indulge into those things. उनकी सारी सेहत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, वो रिडंडेंट हो जाते हैं, वो उसी के अंदर इंगेज रहते हैं. यू डोंट नो विच टाइप दे आर गोइंग थ्रू एंड व्हाट दे आर स्कैनिंग, और ये सारी चीजें. उनकी जो एनर्जी है, वो न्यूरल एक्टिविटी भी वेरी एक्टिवेटेड, तो इस वजह से उनकी स्लीप भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. तो सबसे पहली चीज तो ये जो लाइफ टाइम है आपका, ये जो नाइट टाइम है, इसको रोकें, इसको कम करें, इसको टेक्नोलॉजी को रात में दूर रखें प्लीज, क्योंकि न्यूरल एक्टिविटी बहुत फास्ट हो जाती है इसके साथ. आप थोड़ा सा इसको डिटैच करें. यू आर अ पेरेंट, यू आर एन एल्डर, so you can ask your child to switch off all such things. आपको आधे एक घंटे पहले ये सब चीजें बंद करवानी है, क्योंकि न्यूरल एक्टिविटी उसके बाद तक चलती रहती है, और माइंड इज बीइंग एक्टिवेटेड, सो अ चाइल्ड कैन नॉट स्लीप और अ पर्सन कैन नॉट स्लीप वेल. अगर वो सही नहीं सोएगा तो उसके साथ प्रॉब्लम होंगे. इसके साथ फिर आप अपनी चीज़ों को कंफर्टेबल कैरी करें, उसको बिल्कुल काउच पोटैटो ना बनाएं, एक्सरसाइज के अंदर इंगेज करें, गेम्स में इंगेज करें, हेल्दी परस्यूट में इंगेज करें. ये जो वीडियो गेम्स हैं, प्लीज अवॉइड देम, बिकॉज दैट क्रिएट maybe some kind of hormonal changes in the body, or it would hyperactive, वो हाइपर एक्टिव कर देता है. और जब हाइपर एक्टिव हो जाते हैं तो फिर आप जो है वो उन चीज़ों के ऊपर चले जाते हैं to build up your energy, as for example chocolate, as for example sweet, as for example fatty things or these all things. तो बेहतर ये है कि इन चीज़ों को पहले होल्ड कीजिए. पेरेंट्स ये बहुत आसानी से कर सकते हैं, ये हैंडीकैप नहीं है उस मामले में, ये बहुत आराम से कर सकते हैं. हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, बेटर स्लीप, ये पहले चीजें केटर कीजिए. 50% of the problems can be resolved. Then love and care, definitely support, but it doesn't mean that you have to give up your authority to them. बिल्कुल नहीं, आपकी अथॉरिटी अपनी जगह है, मगर इसको साथ साथ आप reinforce करें. Make the child or make the person understand what you want to convey. Try to talk about the values which you carry at your home, or the cultural values, or maybe the ethical values, or maybe the moral values. Don't have to compromise on that. ठीक है जी. आप पार्किंग लॉट बनाइए. अगर आपका बच्चा बहुत एग्रेस कर रहा है तो आप पार्किंग लॉट बनाइए. पार्किंग लॉट का मतलब ये है कि आप एक जगह बनाइए ऐसी कि जहाँ वो ये एक्सप्रेस करे, कि वो लिख दे या वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करे, हाईलाइट करे. Try to give some time to your child. It doesn't mean कि आप उसको अपनी लात नहीं दिखा के रखेंगे. ठीक है, आप उसको कीजिए, आप उसको हेल्प आउट कीजिए, और उसके साथ इंगेज इन हेल्दी एक्टिविटीज, एज फॉर एग्जाम्पल राइटिंग, रीडिंग, और उसके साथ जो है वो उसको आप कोई ना कोई ऐसे मेंटोर्स साथ में इंगेज कीजिए जो पॉजिटिव हो और जिनकी पॉजिटिविटी हो आपके खानदान में, आपके इर्द गिर्द लोगों में, आपके टीचर्स में, आपके कहीं भी कोई लोग होते हैं. आप पॉजिटिव पीपल के साथ ट्राई टू कनेक्ट देम अप, क्योंकि पॉजिटिविटी गुड रिजल्ट इनटू पॉजिटिविटी. ये वो स्टैट का फॉर्मूला नहीं है कि दो नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, प्लीज, ये नहीं होता. और ये भी नहीं होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो वो
पॉजिटिव हो जाएगा, वो नेगेटिव ही रहेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। और ये कंटेंजियस है। अगर पॉजिटिविटी कंटेंजियस है तो डिप्रेशन भी कंटेंजियस है। अगर आपका इर्द गिर्द माहौल एंजाइटी और डिप्रेशन का है तो बच्चा भी लाजमी ऐसा ही होगा। ये तो I mean this is really amazing. और काम की। So I Am think I heard? all the family has to work Yes, together. yes. Yes, Okay. Zain Sab. Gee, I mean, Dr. Saiba, that's really, whatever you're saying is really great. But one thing that we always think that what we can do as teachers, if we see a person who probably who's suffering from some mental disorder or problem, as teachers, because we know that there can be some issues at home, but what to do as Yes. teachers? Yes, definitely a youth or a child is only for 5 or 6 hours with the teacher. ठीक है कि बाकी तो सारा वक्त घर पर ही होता है. So the teachers have to be trained enough to identify if there is any kind of problems or not. ठीक है, teachers को भी आप जाहिर है कुछ ना कुछ आप उनको train करेंगे that they may identify that what kind of issues the students are going through with. अगर उसके behavior में कोई change आता है तो वो चेंज जो है वो क्लास टीचर या जो रिपोर्ट टीचर्स हैं दे कैन आइडेंटिफाई, उनको आइडेंटिफाई करके उनकी काउंसिल कीजिए। काउंसिल इस तरह की नहीं होगी कि वो खुद से थेरेपी करेंगे या काउंसलिंग करेंगे। दे हैव टू आस्क अबाउट, बिकॉज देखिए टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ा पॉजिटिव होता है और ट्रस्ट के ऊपर डेवलप करता है। वी हैव टू बिल्ड अप द ट्रस्ट। असल में हम टीचर्स भी इतने इंगेज होते हैं, हमारे पास तो इतना बहुत सारा काम होता है कि हम शायद कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो वी कैन हैव फोकस ग्रुप। हम उन फोकस ग्रुप के अंदर इस तरह के जो लाइक माइंडेड प्रॉब्लम्स हैं, सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं, अंदर हम बैठ के कम से कम हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या रूट कॉज है। हम सपोर्ट ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, हम मेंटर्स, अगर हमारे पास इतना वक्त नहीं है तो हम कहीं रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो हम काउंसलर्स को भेज सकते हैं या स्कूल काउंसलर्स होते हैं, एजुकेशनल काउंसलर्स होते हैं, वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। मगर सर्विस, पॉजिटिव सर्विस देना लाजमी है जो कि सोशल सर्विस के तौर पे ही आती है। engage them in the social development, engage them in the social service, engage them in some kind of activities which are somewhat, engage them physically also, not only psychologically but also physically, वो भी आप उसको कर सकते हैं। और टीचर्स के खुद अपने लिए केयर फॉर द केयर गिवर बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह के सारे मसाइल सुन के वो खुद डिप्रेस हो जाते हैं, खुद परेशान हो जाते हैं। तो प्लीज 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 टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बिकॉज on you they're dependent 100 or maybe 1000 students. तो आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए, अपनी वेलबींग का भी ख्याल रखिए, अपने सपोर्ट ग्रुप बनाइए, कुछ ऐसे मेंटोर साथ में रखिए। बार बार जो है इस तरह की हमें सेशंस होने चाहिए जहाँ हमें पता चले हाउ वी कैन आइडेंटिफाई एंड अगेन वी कैन क्रिएट such kind of growth which can facilitate people in the development of a positive environment, because it cannot be handled single-handed. That's absolutely right. There is another thing, Dr. Saiba, there was something that Mr. Shiraz Ilyas talked about earlier, and he actually mentioned that one thing that we should understand, that the child, the person with the problem, should come to us. Now, there are cases where people may come. There are, I mean, chances they may come to a teacher and speak about it. But what to do when we know that there are certain students who really need us and they do not speak up, they don't come to us? Now, we feel, I mean, very strongly that there has to be done, something has to be done. Now, how to make them come to us so that they can open up and we can try to resolve their issues? Okay. So for that, you have to again and again try to convey the message that seeking some kind of psychological support is not healthy. It's to admit that there are certain problems. It shows that you are strong enough to admit it. Try to convey this message to all the people who are around. Try to have certain kind of sessions which help them. Because if, for example, we have certain temperature or we have certain kind of any kind of physical disease or maybe very petty issues, we try to refer to a doctor. So for same is with the mental health issues. Mental health issues doesn't mean that a person becomes disabled or being diseased
or may be having certain pathology. These are the regular problems, as for example, anxiety, as for example, stresses, as for example, anger. So try to convey people that seeking psychological support is not healthy, but it is somewhat shows that you are very strong and you admit that there are certain problems and you may get it up. So frequently such kind of sessions should be rolled into the maybe the educational institute, and stigma should be removed from the mindset of the people that it is somewhat kind of the people may ridicule of them. No, it is not like this. As for example, if you remember correctly, those people who wear glasses, eye glasses or reading glasses, they are being ridiculed once that you have four-eyed people. Now it is being accepted by the society. So same is the case with the psychological issue, that we have to develop the understanding. We try to make people understand, the parents and the children, that this is not something pathological, this is not something deviant, this is not a disease. It's a natural process, and we all have certain kind of problems. So don't be afraid. Deal with your stresses, deal with your things, but you try to seek a professional help for that. So I think so that would remove the stigma. Otherwise, it will be in those fascinations that things will resolve themselves. It won't be. All right, thank you very much. That's really great. Now, one more thing that I just feel like sharing, that after listening to whatever you said, you have mentioned that we must make support group, and we have very strong support group. You are one of the support groups that we have. We have Mr. Shiral Ilyas there. We have Dr. Farah with us. And another thing that we have at Comics is quite often it's like you rightly have talked about the issues with the teachers and their overburden and all. But I think so, Uruj, at our place, at our institution, we do get ample time to make sure that the students' mental health is also looked after. That's the reason why we're talking about it. So we do have time for this. And another I important agree. Sorry to cut you over here. I agree with you, but I request your administration also about it, that please try to have a school counselor or educational counselor, because it would help both, not only the students but also the administration. We understand what are some of the basic issues being, because that is the professional help. Right. And there is another thing that I would like to just say to all of you, that somehow we have been talking about the same thing that you have mentioned, that a lot of people think that consulting, a psychologist means as if there is some kind of madness, or they are, turning mad, and that's the only time when, they have to consult one. But I have now, I've been talking about that, yes, we should create this awareness that it's absolutely right in order to, it's far better than to do something that the other people say that probably we require the help of somebody, that before that time comes, we should make a habit of consulting, such people, so that we are, strong enough to and capable enough to, keep up with all kinds of difficulties and problems. So one thing that I suggest in this forum, that now I think gone is the time when we should be making an effort to create an awareness, because somehow some people would be definitely, they would have this kind of understanding that yes, we must have them. I think now forcefully we should have, every institution should have psychologists, and we should have regular sessions. Not necessarily, we should not wait till the damage is done. Why not to start like we have help, we have doctors, in the institution, some institutions, and every year there is they do, number of times they check those. Why not to have now psychologists? Every institution requires them. It's high time that the government and all of us, really work on something where we have these people around us to support, because the children are very important to us. We cannot take the risk there. Yes, Ruth was saying something. Zain Sahab, I would like to continue with whatever you were saying. Comics College, this session, we have opened admissions in humanities as well, and we want students to join humanities, and psychology could be one of the possible career paths. So, Dr. Farah, I would like you to dwell a little on the scope of psychology for students. What can they do if they join humanities? What are the career options for them? First of all, I congratulate the comics that they are taking on opening up the
because this is the need of the time. आप देख लीजिए इसका एक पर्टिनेंस कि आप लोगों ने इस वक्त शुरू कर दिया है, because last year we have witnessed there are so much problems being related to the COVID situation, and now we are in a new normal. ये हमारी न्यू नॉर्मल है, and in new normal you have to understand the importance that how you have to take care about yourself. Psychology is about the study of human behavior and mental processes in relation to its environment. तो यहाँ जो साइकोलॉजी आती है वो ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है और जो मेंटल प्रोसेसेस हैं. मैं इससे पहले जैनुद्दीन साहब की भी बात अब्दुल साहब की बात को मैं जरूर यहाँ करूँगी एनकरेज कि देखिए जी, जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज, तो अब तो गवर्नमेंट भी चेकअप कर रही है और साइकोलॉजी जो है वो हर जगह, स्कोप की अगर आप बात करें तो मेडिकल में भी साइकोलॉजी है, लॉ में भी साइकोलॉजी है, मैनेजमेंट में भी साइकोलॉजी है, आपके हर जगह इंजीनियरिंग में भी साइकोलॉजी है, हर जगह जो भी डिग्री है लिंग्विस्टिक्स में भी साइकोलॉजी, Linguistics में यूनिवर्सिटी में तो पूरे डिपार्टमेंट, Social linguistics, absolutely right. जी, साइको तो साइको हर जगह Psychology. जो है वो आपका 1 या 2 कोर्सेज साइकोलॉजी के प्रोफेशनल डिग्रीज में जरूर है. ठीक है जी, तो इसका मतलब एक इम्पोर्टेंस है. अच्छा, जहाँ तक बात आ रही है कि पीपल स्टिग्मेटाइज है कि जो भी जा रहा होता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए, मगर देखिए कि वो जो पीर फकीर के पास जा रहा होता है तो उसने भी तो साइकोलॉजी यूज की हुई होती है कि जी तावीज दबा लेना दांतों के नीचे तो लड़ाई नहीं होगी हस्बैंड के साथ, तो वो कैसे होगी? उसने भी साइकोलॉजी इस्तेमाल कर ही ली है ना. तो साइकोलॉजी तो हर जगह इस्तेमाल हो रही है. तो वी हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन दैट इट इज नॉट समवॉट कि वो जो आप कहते हो ना कि बुखार के लिए आप जनरल फिजिशियन के पास जाते हो, तो इसी तरह से साइकोलॉजिस्ट है कि हर छोटी चीज के लिए आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो. जरूरी नहीं कि वो पैथोलॉजी हो, वो काउंसलिंग, मैरिटल काउंसलिंग हो सकती है, चाइल्ड काउंसलिंग हो सकती है, एजुकेशनल काउंसलिंग हो सकती है, स्पोर्ट्स काउंसलिंग होती है, लॉ में काउंसलिंग होती है, मेडिकल में काउंसलिंग होती है, आपकी इंडस्ट्री में काउंसलिंग होती है, इनका डिपार्टमेंट आपका काउंसलिंग कर रहा होता है, मार्केटिंग में आपकी साइकोलॉजी यूज हो रही होती है. तो आप साइकोलॉजी की भी स्कोप देते हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स. आप अपने खिलाड़ियों को देखिए, उनकी स्ट्रेस रिलीज करने के लिए आपने साइकोलॉजिस्ट इंगेज किया हुआ है. आप अपने लॉ केसेस में देखिए, वहाँ क्लाइंट्स को डील करने के लिए आप साइकोलॉजिस्ट करते हैं. आप अच्छे हॉस्पिटल्स में देखिए, वहाँ काउंसलर्स मौजूद होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं, नॉट ओनली द पर्सन हु हैज सम प्रॉब्लम, जो बेचारा बीमार होता है, बल्कि ऑल्सो दी अटेंडेंट्स, उनको भी वो केटर कर रहे होते हैं, उनको भी वो हेल्प आउट कर रहे होते हैं. इसी तरह से आप मैनेजमेंट में देखिए, जब आप HR को डील करते हैं, आप इंडस्ट्री को डील करते हैं, आप एम्प्लॉइज को डील करते हैं, आप उधर भी आपको साइकोलॉजी की जरूरत होती है. इसी तरह से आप देखिए कि जहाँ आप आर्ट और लिटरेचर की बात करते हैं, वहाँ पर भी आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की जरूरत होती है, जहाँ साइकोलॉजी आ जाती है. तो इंजीनियरिंग में भी, आर्किटेक्ट में भी, डिजाइन में भी, क्रिएटिव थिंकिंग में भी आपको हर जगह अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस की जरूरत होती है, जहाँ आपका साइकोलॉजी का स्कोप होता है. तो साइकोलॉजी जो है वो हर जगह, साइकोलॉजी को ऐसा ना समझिए कि वो कोई ऐसी चीज हो गई है कि जिसको हम यूज करेंगे तो स्टिग्मेटाइज हो जाएंगे. साइकोलॉजी का पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ. हम सब साइकोलॉजी जानते हैं कुछ ना कुछ अपने हवाले से, बट उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प अगर हम ले लें तो वो बहुत अच्छा होता है. वो जो नानी दादी के टोटके होते हैं वो कभी कभी तो बहुत फंक्शनल हो जाते हैं, मगर उसके लिए फिर आपको मेडिकल डॉक्टर के पास जरूर जाना पड़ता है. तो सेम इज द केस विद द साइकोलॉजी. तो ठीक है, वो टोटके बहुत अच्छे हैं कि आप प्यार दें, मोहब्बत दें, मगर कभी कभी आपको जैसे करियर काउंसलिंग है, ठीक है, आपको मैरिटल काउंसलिंग है, आपके साथ जो है वो एजुकेशनल इश्यूज हैं, आपके साथ इंस्टीट्यूशनल इश्यूज हैं, ये तमाम चीजें आपको लॉ डिजाइन करने हैं, ये तमाम चीजों में आपको साइकोलॉजी का स्कोप वहाँ है जहाँ ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग हर जगह है. बिल्कुल सही. There's no scope of artificial intelligence without human intelligence. Agreed. There is no mega factory if the design is not being made by the human being. Nothing technical can be made, ergonomics हो या कुछ भी हो, nothing can be made if you are not taking into consideration the human. ठीक है. अच्छा, Can I ask? मैं थोड़ा सा
अच्छा जी जी बिल्कुल शिराज साहब आप नहीं, बोलिए। आप पहले करें, पहले क्वेश्चन I wanted to ask a silly question. I don't know whether that question is really sane or not. लेकिन Dr. Farah, since my childhood, I always heard that all mothers are psychologists, natural psychologists. In the same manner, teachers are psychologists. ये सारी बात सही है? Is it true? Yes. It is I true, but must I say would say yes. one thing. Because, yes, please. This is, I mean, she's already stated this, and that's true. But at the same time, there is a great threat that if everybody is going to think that they are a psychologist, because sometimes the things may work negatively and they may not know how to handle those situations. So, in order to, I mean, before we get into any problem like this or into trouble like this, I think everyone should have, support systems like we have, so that we have people with us that we can always talk to. Like we have two people with us at the moment right now. So this is really very important to have an expert there, because even I would like to just share openly right now, and then later I'm going to have a session with Dr. Farah Iqbal to talk about those individual issues that are there. By the way, I have been talking to Dr. Farah Iqbal all issues related to my mental health, and I'm very happy that she's there. And I think that like the first time I met her, this was the first session at comics only. So the first time ever she came, and then I stopped her. She was in a great hurry to go somewhere, but still I told her that there is something that I need to talk to you about. And yes, she was there to help me and listen to very long session that I had. So I'm very thankful to Dr. Farah for that. Now, this is very important to see that these people are important, and we have to have them all around. I mean, we should not get into That's true. And see, I'm going towards the same thing. If all mothers were psychologists, why would we have students with psychological issues? right. And here again, I have some people in my mind that there are certain issues, but like they don't even open up. No matter how hard I try, but I don't want to create a mess by doing something which is going to, which fires back at me, and I'm not, capable enough to handle that. So definitely, Dr. Farah is there, and Mr. Shiraz Ilyas Sheikh is also there to support us. So inshallah, after these sessions that we have, we would surely have these, sessions, individual sessions with you also to improve our. But I want this answer, Dr. Farah से मैं चाहूँगी कि बताएं कि I want to feel happy about myself. I'm a teacher, I'm a mother as well. Am I a psychologist? There's only one thing is coming in my mind. It is about a doctor and a paramedic. आप देखिए जब जाते हैं और जो आप ओपीडी में जाते हैं तो पैरामेडिक बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपको बता देता है, प्रिस्क्राइब द वेरी वेरी राइट एंड वेरी करेक्ट मेडिसिन्स एंड मेडिकेशंस, ऑल दोस थिंग्स. तो वो पैरामेडिक जो है वो हमारी मदद है, ठीक है, मगर वो हर सिचुएशन में कॉन्सेप्चुअलाइजेशन नहीं आ सकती, बिकॉज दे आर नॉट प्रोफेशनली ग्रोन अप, दे डोंट नो हाउ टू टेक केयर अबाउट ऑल थिंग्स. वो अपने हाथ से अपने चीजों से, जैसे उनके साथ हुआ, जैसे वो करती रही हैं, वो काम तो कर सकती हैं, मगर क्योंकि उसके पीछे उनको रीजन या लॉजिक नहीं समझ आ रही, they only just try to model that thing which they had learned. ठीक है, मगर सिचुएशन डिफरेंट है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है. तो प्रोफेशनल हेल्थ जो है वो एक डॉक्टर या सर्जन वो जो होता है उसकी तरफ से आ जाती है और पैरामेडिक मदद हो जाती है. तो बेहतर ये है कि आप, ठीक है, आप अपने केटर करें, मगर हर चीज हम वन इन ऑल नहीं ले सकते. हमें भी जरूरत है. पेरेंटिंग इज वन ऑफ द बेसिक एंड प्राइमरी इशू नाउअडेज सिंस क्वाइट लॉन्ग, कि अगर करेक्ट पेरेंटिंग हो जाती है तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन कैन बी रिजॉल्व्ड देन एंड देयर. तो पेरेंटिंग बहुत बड़ा इशू है. अगर पेरेंटिंग को हम ठीक करते हैं तो मदर को ये बता दें कि मदर का क्या रोल है और कितना राइट है, कितना राइट नहीं है, कितना स्पेस मेंटेन करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए. तो आई थिंक सो दैट विल हेल्प द मदर एंड द चाइल्ड एंड द होल फैमिली. तो मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स को भी ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा जब इस चीज की बात होती है, और उसके साथ जो है वो हमें, क्योंकि ये दिस इज अ ट्रायल, चाइल्ड ऊपर है, पेरेंट और टीचर नीचे है, तो वो हमें देखना पड़ेगा, ऑन बोर्ड इन तीनों को लेना पड़ेगा. अच्छा डॉक्टर फराह, पहले मैं पूछूंगा, पहले जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. 3 दफा मैंने किया. आई एम सॉरी मैडम, आपकी मौजूद में बात करना इट्स एन ऑनर, और मैं चाहता हूँ कि आपके सामने बात करूँ. अच्छा उरुज, आपके ने सवाल पूछा था कि ऑल मदर्स आर साइकोलॉजिस्ट देन व्हाई द चिल्ड्रन हैविंग साइकोलॉजिकल इशू. तो मैडम आपकी बात ये है कि अगर इफ यू आर डिलीवरिंग
अगर आपकी जो आप डिजायरेबल आउटकम आ रही है, तो इट मींस यू आर डेफिनेटली अ साइकोलॉजिस्ट विदाउट अ प्रोफेशनल डिग्री। लेकिन अब ये में सवाल ये आता है कि अगरचे इस तरह के सारे मदर साइकोलॉजिस्ट हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, तो फिर जितने भी सर्जन है, जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनके बच्चे तो बीमार ही नहीं होने चाहिए, उनको फिर बीमारी क्यों लगती है? So you're आप supporting सोचे। Guruji. ठीक है, बिल्कुल So everybody बिल्कुल happy with this? सही। फिर बात हम I वहीं agree. पर- Psychologist. हाँ, और बिल्कुल ऐसा नहीं कि ये नेचुरल फिनोमेना है, जहां पर जिंदगी है वहां पर प्रॉब्लम्स हैं, ये लाइफ के साथ ही है ना। ऐसा थोड़ी है कि अब एक बंदा बीमार ना हो, क्योंकि सारी दवाएं पड़ी हुई हैं तो इसलिए बंदे को बीमार नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल बंदा डॉक्टर के बच्चे तो उनको बीमारी नहीं लगनी चाहिए। प्रॉब्लम्स आते हैं, हमने अक्लमंदी का तकाजा ये कि अब प्रॉब्लम आ गए, अब हमने उसको मैनेज करना है, अब उसको हैंडल करना है, अब उसको डील करना है। अब सवाल वही पहले वाला सवाल कि भाई एडोलसेंस में ये मसले होते हैं तो टीचर को क्या करना चाहिए? बीइंग अ टीचर, हम सब टीचर हैं, हमने क्या करना चाहिए? और खासतौर पर एडोलसेंस में, क्योंकि बात हमने डाइवर्ट होकर वहाँ निकल गए। बात कर रहे हैं कि हमने अवेयरनेस देनी है। जिस तरह आप ब्रेस्ट कैंसर के लिए, आप एड्स के खिलाफ, आप पोलियो के खिलाफ मुख्तलिफ कैंपेन चलाते, लोगों को अवेयर कहते हो भाई सिम्टम्स के बारे में कॉशियस रहें। जैसे सिम्टम नजर आए तो फौरन जाकर चेकअप करवाएं, फौरन जाकर उसके लिए रेमेडियल इफेक्ट्स लें। साइकोलॉजिकल इश्यूज के साथ भी यही करना है। जहां पर बच्चे को लगे अवेयरनेस है, भाई डिप्रेशन कॉमन है, अब बच्चों को यहाँ पर हमने पब्लिक एक सेमिनार कर रहे हैं, पब्लिक लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, ताकि बच्चों को या पेरेंट्स को बताने के लिए कि भाई इस एज में ये प्रॉब्लम कॉमन है, इसके लिए आप मेंटली और फिजिकली कम से कम तैयार रहें। ये कोई अनयूजुअल नहीं है, सबके साथ हो रहा है, ये नॉर्म है। अब सबके साथ डिप्रेशन हो रहा है, अब सबके साथ एंजाइटी हो रही है, सबको साथ फियर हो रहा है, सबके साथ इनडिसाइसिव बिहेवियर है, सबके साथ डिफरेंट साइकोलॉजिकल इशू है। लेकिन अब यहाँ पर मैंने आपको पहले 4 क्राइटेरिया बताया, जहां पर ये डिसफंक्शनिंग हो जाए, जहां पर ये डेंजरस हो जाए, जहां पर ये डिविएट हो जाए, जहां पर ये डिस्ट्रेस क्रिएट करे, तो फिर अब आपको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। उस प्रोफेशनल हेल्प से पहले आपके पास कुछ फैसिलिटेटर थे, और जिसमें उस्ताद या टीचर या मैनेजमेंट या पेरेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इमरजेंसी वाला रोल प्ले करते हैं ना। जब तक आप के हार्ट अटैक वाले पेशेंट को जब तक हॉस्पिटल में लेकर जाए, इसलिए बेहतर है कि सारी सोसाइटी ये सीपीआर में एक्सपर्ट होनी चाहिए, ताकि सबको हम इमरजेंसी में रेस्क्यू तो कर सके ना। अब यहाँ पर आपके सेक्शन, आपके ये सेशन है, उसका मकसद ये है कि जब तक हम प्रोफेशनल हेल्प ले लें, उसको तब तक रेस्क्यू तो कर सके ना प्रॉब्लम को। तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है टीचर की ट्रीटमेंट। जितनी भी अच्छी परफॉर्मर दुनिया में, जितने भी अच्छे स्टूडेंट देखे गए हैं, ये देखा गया उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो टीचर की ट्रीटमेंट करती है, टीचर का बिहेवियर करता है। अगर ये डॉक्टर फरहान मुझसे इतनी फ्रेंडली ना होती, इतना ज्यादा मुझे बगअप ना करती, इतने ज्यादा मुझे स्टीम ना देती, इतने ज्यादा मुझे, तो हो सकता है कि मैं आज यहाँ पर कूड़े में बैठा होता, मैं इतना अच्छा बात ही नहीं कर रहा होता। तो इट इज हर ट्रस्ट जो उन्होंने मुझे यहाँ पर इस काबिल बनाया है ना। तो आप जब तक बच्चे को ट्रस्ट नहीं करेंगे ना, बच्चे से बात नहीं करेंगे, जब तक उसे लोग सारे अनकंडीशनल रिगार्ड, बच्चे की परफॉर्मेंस पढ़ाई में आज अच्छा नहीं है तो कल अच्छा हो जाएगा, आज अगर जो नहीं बता रहा तो कल बता देगा। इसलिए इज्जत इसलिए नहीं बच्चा डिजर्व कर रहा क्योंकि वो बच्चा पढ़ाई में बता रहा है या नहीं बता रहा, इसीलिए वो इज्जत डिजर्व कर रहा है। I think we need to talk about parent psyche as well. सारे पेरेंट्स चाहते हैं बच्चे 100 में से 100 नंबर ले। And I'm sure Dr. Farah would agree with me कि अब सारे बच्चे तो नहीं ला सकते 100 में से 100 नंबर। I mean every child has his different interests, different set of skills, and parents should need to understand. They should also understand. try to evaluate themselves and gauge themselves कि क्या वो भी 100 में से 100 लेकर आए, और दूसरे ये है कि क्या उनके भाई बहन भी सारे 100 में से 100 लेकर आए। अपनी अनफुलफिल्ड विशेस और डिजायर्स जो हैं वो वी आर इम्पोजिंग ऑन आवर चिल्ड्रन, तो वो थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। दूसरे ये है कि अगर वो 1 या 2 सब्जेक्ट में उसकी चॉइस करनी है, उसका एप्टीट्यूड नहीं है, उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो ऑल्टरनेट पे काम कीजिए। देखिए आई ऑलवेज फोकस ऑन दी ऑल्टरनेट। अगर आपके पास जितने ऑल्टरनेट होंगे उतना ही आप सक्सेसफुल होंगे, बिकॉज वन विल फेल तो आप दूसरा ऑप्ट कर सकते हैं। व्हाई चिल्ड्रन गेट सुसाइडल, वो इस वजह से कि फेलियर की वजह से, और वो फेलियर क्यों होता है? बिकॉज दे ओनली फोकस ऑन वन गोल एंड वन ऑब्जेक्टिव। सो दिस फेलियर लीड्स टू रिडंडेंटनेस, और वो रिडंडेंटनेस जो है वो फिर आपको सुसाइडल की तरफ लेके चली जाती है या डिप्रेस कर देती है।
तो पेरेंट्स ऑल्सो थिंक अबाउट दी ऑल्टरनेटिव के बारे में सोचिए। आप ट्रैफिक जैम में जब फंस जाते हैं तो आप इतना फ्रस्ट्रेट होते हैं, आप चाहते हैं कि ऑल्टरनेट कोई रूट हो तो यहाँ से निकालने के वहां से निकालने के, सेम इज द केस विद योर लाइफ ऑल्सो। लाइफ नेवर गोज इन सर्कल, लाइफ कम पीक एंड वैलीज में चलती है। लाइफ कभी अप है और कभी डाउन है। डाउन यूं होती है कि वो आपको स्टेमिना देती है कि आप अपनी एनर्जी को रिवाइटलाइज करें, क्योंकि वो वैली है, वैली के अंदर यू वुड एंजॉय। जब आप पीक पे होते हैं वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, वो आप कॉन्कर तो कर लेते हैं बट नथिंग टू सी ओवर देयर, ओनली स्काई। तो आपको नीचे जब आते हैं तो आप पीसफुल हो जाते हैं, अपनी एनर्जी रिगेन करते हैं टू क्लाइंब द नेक्स्ट पीक और नेक्स्ट माउंटेन। So please try to understand that the life is something different every moment, every day, every year. आप कभी सोच सकते थे कि 2020 इस तरह का होगा? नहीं। तो फिर आप क्यों persistent और insist करते हैं कि ऐसा ही हो जैसे मैंने सोचा है? आप अपने एफर्ट कीजिए, आप इस कुछ पेनलाइज मायोपिक ना रखिए, आप भी एक्सटेंड कीजिए अपना विजन। बच्चे इस एज में फैशन करते हैं, ट्रेंडी होते हैं, मगर प्लीज इस ट्रेंडी को आप डिस्करेज ना कीजिए जब तक कि वो सेल्फ हार्म में ना चला जाए, कि वो कोई कट लगाए, वो कोई ब्रूजेस लगाए, या वो बिल्कुल पंक हो जाए या फंक हो जाए। आप उन चीजों को अलाउ कीजिए। मैं तो यहाँ आप लोगों से भी कहती हूँ कि थोड़ी सी लिबर्टी दीजिए, सांस लेने दीजिए, suffocate ना कीजिए। I agree with you. I agree with we you. do agree. Asha, basically, you have always been telling us the same, and we have been trying the same. And I think we are giving them liberty, a lot of liberty, I must say. And yes, we give them this breathing space also. And one more thing that you just mentioned, and you have been telling us earlier also, that communicate, communicate, and communicate. And yes, Alhamdulillah, I think that by at least I'm doing that, I practice. And Zain Sahab, see, this is let this be the moment of confession. Don't you think that we teachers, we put our students under undue pressure that they have to perform good every time in whichever exam they are? Yeah, please. If you say that, yes, I agree to that, but there is another thing that I've started with my student, at least this year, that I said that I'm not going to compare you with any other student's performance or anything. But yes, one thing that you should always remember, that your result of the second term should be better than your first term, your own. I mean, I'm not going to compare with any other person. And then your stand-up exam or prelims should be better than the second term. Try your level best to work hard, and I have seen this change. Madam, you'll be happy to know this also, that there were some students I did not teach in first year, so I was teaching them in second year. I knew, since I did not teach them in first year, I think it was a blessing, because I knew that they were much more capable, and I wish if they could be, because I had this talk with them as well, if they are there and watching this, then it would be really great. I was expecting them to do very well, but their result of the first term wasn't that good. So I talked to them separately, and I talked to them in the class also without taking anybody's names, that yes, there are some people that I'm sure that they are much more capable than this performance. And some of them, they came to me and they said, yes, sir, I know I could have done much, much better, but because of this or that reason I did. I said, whatever the reason, no problem, but make sure that your next result is better than this. I got very happy and excited that when some of them, like who had earlier scores, say 50 or something, and now they're at 75 and 77 and 78. So that really energized me a lot. And this, yes, it works. Until unless they're motivated. So, yes, you want, yes. Dr. Farah and Shiraz Saab, let this be the last question of the session. How do you deal with underperformers? If a student is not performing up to the mark, how do you deal with him or her? ताकि हम भी कुछ सीखें कि साइकोलॉजिस्ट की तरह हम भी कुछ ऐसा अच्छा काम करें। कंपेयर यानी ऑलवेज ऑडियंस कि कभी कंपेयर ये ना करें। आपने जो पहले 2 सवाल पूछे थे, अब वो 2 सवाल थे या 2 जवाब थे कि भाई ये अनरियलिस्टिक हम एक्सपेक्टेशन या हम अनरियलिस्टिक जो प्रेशर जो डाल रहे हैं वो ना करें। अब ये क्या, हाँ एग्री करते हैं इस बात से कि नहीं करना चाहिए, उसमें ये सवाल था, ये जवाब था, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और हम सब इससे हर बंदे से पूछेंगे ना, किसी अब ठेले वाले से पूछेंगे वो इस बात से एग्री करेगा।
नहीं, लेकिन मैंने तो होता कहा है कि हम कन्फेस करते हैं, हम करते हैं कन्फेस इस तरह। करते हैं, हम ऐसा हम बिल्कुल हम होता करते है। हैं, अच्छा, ये करते हैं। पेरेंट्स आज जिससे पूछेंगे ना कि आप चपरासी से पूछेंगे, किसी से पूछेंगे ना, वो इस बात से अग्री होगा कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन करता है। क्यों करते होता है? हैं। अब हम जिस तरह हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते ना, अब पेप्सी या 7 अप, अब ये कि एक ब्रांड है, ये नो एक ट्रेंड है। आप एनी हाउ गेस्ट को पेप्सी सर्व करनी है, वो अपने एनी हाउ उनको सॉफ्ट ड्रिंक सर्व करनी है। इस सॉफ्ट ड्रिंक के पीछे उन्होंने इतने करोड़ों अरबों रुपए खर्च स्पेंड किए हुए हैं पब्लिसिटी के ऊपर, और आप उसको फौरन कह रहे हैं कि ये गलत चीज है। इस तरह जो अनरियलिस्टिक प्रेशर है ना, या जो हम क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं, इस कंपैरिजन के ऊपर इदारों ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। ट्यूशन सेंटर से लेकर आपके घर के बाहर जो बड़े दीवारों पे लिखा होता है, बैनर बना होता है, प्रेस अग्रीड। वाले ने हाँ। बड़ी इन्वेस्टमेंट की होती है। अब हम सब सोशल मीडिया पे देखेंगे ना, हम ये बढ़ा चढ़ा कर अपने बच्चे की परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं और शेयर कर रहे होते हैं। एक तरीके से हम ये क्या कर रहे होते, दूसरों को तरगीब दे रहे होते हैं और दूसरों को जला रहे होते हैं कि हमारा बच्चा ये सब अचीव कर रहा है, आज ये फला मुल्क घूमने के लिए गया, फला शहर घूमने के लिए गया। हमारे पास सुन्नत तो ये कहती है कि अगर ये आपने फल खाएं तो फल के छिलके भी आप क्या करें कि छुपा के शॉपर में बंद करके और फिर आप फेंकें, ताकि दूसरा वाला बच्चा अगर ये अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो इंफीरियरिटी में ना चला जाए। अगर ये आपके बच्चों के पास ये सारी फैसिलिटीज मुयसर हैं, अगर ये आपके बच्चों ने ये इतने मार्क्स लेकर आए, तो ये ठीक है, ये टीचर तो एक मोटिवेशनल एक टूल इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन आप सामने इस तरह पब्लिक ना करें कि ऐसा ना हो कि किसी का बच्चा ये नहीं कर सक रहा और पेरेंट्स उसके ऊपर हार्श बिहेवियर करें और एज अ रिजल्ट जो अनवांटेड रिजल्ट निकले। तो बहरहाल ये है कि इसके लिए दोबारा से आपने अवेयरनेस करनी होगी, पेरेंट्स को सेंसिटाइज करना होगा। आपने अपना नहीं बताया। माय क्वेश्चन वाज हाउ डू यू डील विद अंडर परफॉर्मर्स, लाइक एज साइकोलॉजिस्ट, किस तरह आप क्या आप भी बच्चों को यही हैमर करते हैं कि बहुत अच्छा तुम्हें काम करना चाहिए था, तुमने अच्छा नहीं किया? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे पास क्लास में अगर 50 या 55 बच्चे बैठे होते हैं, तो यकीन जानो मुझे हर बच्चा मेरे लिए मेरे आंख का तारा होता है। हर बच्चा मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अपार्ट फ्रॉम मुझे ना बच्चे की, आप अगर मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें, ना मुझे बच्चे की नेशनलिटी का पता होता है, ना मुझे लिंग्विस्टिक ग्रुप का पता होता है, ना मुझे उसके मजहब का पता होता है। मुझे ये सिर्फ इम्पोर्टेंट मेरे लिए है कि वो बच्चा मेरे लिए मेरी क्लास में बैठा हुआ है, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं सबके साथ अनकंडीशनल रिगार्ड, अनकंडीशनल उनको रिवॉर्ड करता हूँ। वो अक्सर तो मुझे बच्चे क्लास में ये कहते हैं कि हम तो ऐसी अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि जब आपको गलत साबित करें और आप हमें अप्रिशिएट करें। मतलब वो मैं कोई गलती करूं या कोई रिसर्च ओरिएंटेड बात ना करूं और वो मुझे करते हैं सर ऐसा नहीं ऐसा है, तो मैं उनकी इतनी तारीफ करता हूँ, वो खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं हम इसलिए ज्यादा पढ़ के आते हैं कि ताकि आपने जो क्लास में आपने पढ़ाना है ना, तो उससे पहले हमारी तैयारी हो और हम आपको चैलेंज करें और आप हमें ह्यूमिलेट नहीं करें बल्कि तारीफ करें। तो हमने सब बच्चों को अनकंडीशनल रिगार्ड करना होगा, सबको इन्होंने इज्जत देनी होगी। सब इम्पोर्टेंट है अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। मेरे क्लास में मुझे अभी तक याद है, हमारे एक कमीशन का एग्जाम देके मेरा एक बच्चा टॉपर आया, तो उस बच्चे को उसको मैंने किस लिए, वो क्लास में 1 या 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था क्लास टेस्ट में, या और मुझे पता नहीं था ये बच्चा कौन है। तो मैं अक्सर तो कहता ये बच्चा कौन है जो क्लास में एक बच्चा सिर्फ 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है लेकिन सबसे अच्छा अटेम्प्ट करता है। ये अगर ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले तो वो टॉपर हो जाएगा। उस बच्चे का पोटेंशियल ये था कि 1 या 2 पढ़ के आता था लेकिन सबसे अच्छा पढ़ के आता था। अच्छा, वो बात उसको इतनी अच्छी लगी कि उसने अपनी क्रिएटिव सलाहियतों के ऊपर और ज्यादा तवज्जो दी। अब माशाल्लाह कमीशन में टॉप किया है। तो टीचर को अनकंडीशनल बैलेंस और फिर क्या करना होगा, सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं कि किसको डिस्क्रिमिनेशन करना या उनकी सलाहियतों पे। इंटेलिजेंस इज नॉट मेजर्ड बाय द आंसर्स बट बाय द क्वेश्चंस, कि वो जितने अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं उनको अप्रिशिएट करें। आंसर आज नहीं तो कल दे देंगे, आज नहीं बताए कल बता देंगे, कोई मसला थोड़ी है। बिल्कुल सही। यस डॉक्टर साहब। I agree with Siraj because whatever he has suggested, उन्होंने सारा ही ले लिया है, सब कुछ ही बता दिया है। बस यही बात है कि जब मेरे पास इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं तो अगर तो जाहिर है कि मेरे साथ ये है कि मैं बहुत विजुअल फील करती हूँ। आई एम अ वेरी मतलब आई बिगिन विद मतलब जो क्लास होती है तो मैं उनकी टेक्निकल आउट ऑफ बॉक्स और आप अपना ग्रेडिंग प्लान जरा मुझे डिजाइन करके दीजिए और फिर उसके बाद जो है वो उनको ही एडमिट करवाती हूँ कि एक्चुअली जाहिर है हमारे पास तो सिस्टम है। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि अपने अपने मुताबिक से आप कुछ भी डिज़ाइन करना चाहें अपने प्रोजेक्ट को, अपने एक्टिविटीज
तो अपने असाइनमेंट्स को आप डिजाइन कीजिए, बस मुझे 40% का मार्जिन दे दीजिए या 50% का मार्जिन दे दीजिए कि मैं वो आपका एग्जाम ले लूँ और वो भी बताओ कि एग्जाम क्या लूँगी, ओपन बुक दूँगी या कैसा। अब इट डिपेंड्स कि वो क्या करते हैं। फिर उसके बाद अगर वो कैरी नहीं कर रहे हो आप ही का डिसीजन है, मेरा तो इसमें कोई काम ही नहीं है। आप बताओ मुझे, अगर आपको अटेंडेंस चाहिए 100% ले लो, मगर जो यहाँ बैठेंगे वो तवज्जो से सुनेंगे एंड दे आर ऑल प्रेजेंट। अटेंडेंस का उनको कोई इशू नहीं होता, मैं अटेंडेंस रिकॉर्ड भी नहीं कर रही होती, दे आर ऑल देयर। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो इंडिविजुअली कोई काउंसिलिंग नहीं, आप बुला लेती हूँ उनको, दिखाती हूँ उनको, सुनती हूँ। मुझसे अगर डील नहीं होता जो गए जो आपके रिलेशनशिप होते हैं वो क्लास और वो टीचर से वो उसके अंदर इफेक्ट कर रहे होते हैं, तो फिर मैं किसी को रेफर कर देती हूँ। अदरवाइज एक तो ये और बड़े मजे की बात है कि जैसे अभी क्लास में कहा कि ना मुझे टास्क पता होती है ना रिलीजन पता होता है, मुझे नाम भी नहीं पता होता। मेरे साथ इश्यू ये है कि मैं डेलिब्रेटली नाम भूलती गई और अब मेरी हैबिट हो गई है कि मैं नाम याद नहीं रखती। तो वो नाम याद नहीं होते मुझे, तो जरूरत ही नहीं है कि कोई बायस में जाए। तो इस वजह से बच्चों को भी ये पता होता है कि ये आएगा टाइम अच्छी रहेंगी, इनको नाम वाम तो पता नहीं होगा तो मार्क्स तो बदलेंगे नहीं। तो इस वजह से दे बिकम वेरी क्लोज टू मी एंड दे ट्रस्ट मी। और पहले मैं काम यही करती हूँ कि ट्रस्ट बिल्डिंग है और मोटिवेट, क्योंकि जहाँ पर भी ये काम हुआ है मोटिवेशनल का या मोटिवेशन का, वहाँ बच्चों ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। हमें अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड को सामने रखना होगा, रिगार्ड और रिगार्ड जिसको हाईलाइट कर रहे हैं। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड ये है कि अगर बच्चा कोई सब्जेक्ट में होता है तो इसका मतलब पूरी पर्सनैलिटी उसकी खराब नहीं है। he or she has to be appreciated। आप एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं या मनी मिंटिंग मशीन बनाना चाहते हैं, यू हैव टू चूज इन बिटवीन कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप उसका IQ लेवल जो कि क्वेश्चनेबल है, आप उसको हाई लेवल पे लेके जाना चाहते हैं या उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी को देखना चाहते हैं। इमोशनल स्टेबल होगा तो वो हर मैदान में सक्सेसफुल होगा एज कम्पेयर टू IQ। ठीक है, हमारे बहुत सारे ऐसे जीनियस थे और बहुत सारे ऐसे हमारे इन्वेंटर्स थे जिनकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पॉजिटिव नहीं थी, अच्छी नहीं थी। वो अपने सिर्फ उन्हीं इन्वेंशंस में लगे रहे और बाकी उन्होंने पूरी लाइफ का काम मिस कर दिया। तो आप अपने बच्चे को रोबोट बनाना चाहते हैं या ह्यूमन बनाना चाहते हैं, यू हैव टू चूज एंड टेक इट। Thank you very much, Dr. Farah. Sir Zain, do you have to ask something? No, I was just saying that that's absolutely right, but definitely हमें humans ही चाहिए, we don't want robots. लेकिन whenever I mean whatever you are about to say right now, Uruj, जब आप बोलने लगती है मुझे ये खतरा ये होता है कि आप सेशन खत्म करने वाली हैं। बिल्कुल मैं ऐसे कहने वाली थी, but there is one thing that I would like to reinforce. Probably we all have to create an atmosphere where people feel comfortable while opening up to others. And they feel good about their existence eventually. But like when we talk to others about our problems, our issues, we feel light. Exactly. And so probably we need to create an atmosphere where people they like opening up to others. Thank you very much, Dr. Farah, and a special thanks to you because I know that there was some problem at your end, but even then you made it to the session. Thank you very much. Your input is really valued. Shiraz Saab, thank you very much. You joined us in time, and you had to wait for all of us to. Okay. Thank you very much. Yes, Zain Saab, if you want to say something. Yes, all of I would like to thank you all, and I would like to thank you, Uruj, also because you were also, a support system today because all these my connection was the best of all connections. Exactly. But see, the end, all is well that ends well, and I'm sure this end is not bad. So we had a wonderful time, Dr. Farah Iqbal, like always, and Mr. Shiraz Ilyas Sheikh as well. So I would like to thank you for always being there. This also means that you are going to be always contacted, like always. We have been doing that. So you are a support system, and we are going to look back to you whenever we are in trouble, and we are going to learn from you. But stay assured that yes, whatever we are learning from you, we are implementing that. So thank you very much for being our mentor. Thank you very much for your guidance and support and your time. And Uruj, once again, thank you very much for my support system today. Allah Hafiz, everyone. Take good care of yourself. Thank you. Allah Hafiz, ma'am. Allah Hafiz.